फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करते हैं, सो दैट विल बी आवर एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम को शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत आइडिया होगा बेटा कि जब हम बायोलॉजी को शुरू करते हैं तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपको लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है। और लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें, हमारी धरती के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर बेटा, जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स है, डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म से मेरा कहने का मतलब जिनके बारे में हमें सब कुछ पता है, उनका नाम हमें पता है, उनका हैबिटेट हमें पता है, उनका क्लासिफिकेशन हमें पता है, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो कितने हैं बेटा? वो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है, ठीक है ना। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है, जो आपको इंशाल्लाह कौन पढ़ाएंगे? जो आपको महेश सर पढ़ाएंगे। उन्होंने नहीं पढ़ाया तो फिर मैं इस पोर्शन को भी आपको खुद ही पढ़ाऊंगा। तो ये आप सबसे पहले याद रखेंगे, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ पहले चैप्टर के अंदर कि आपका ओवरऑल बायोलॉजिकल किंगडम में ओवरऑल बायोलॉजिकल स्पीशीज जो डिस्कवर्ड स्पीशीज है बेटा, ठीक है ना, जो है जिनको हम बायनोमियल स्पीशीज भी बोलते हैं, वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। दैट मीन्स इतने सारे स्पीशीज का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजय हो, चाहे वो वायरस हो, हम इतनी सारी स्पीशीज का सब कुछ जानते हैं। इनका पूरा डिटेल हमारे पास है। ये कहाँ पे रहते हैं, ये कैसे दिखते हैं, ये क्या खाते हैं, ये किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये कहाँ जाते हैं, एवरीथिंग वी नो अबाउट ऑल दीज स्पीशीज। अब मैं यहाँ पे खाली 1.7 टू 1.8 क्यों लिख रहा हूँ? अगर आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे आपको नंबर इससे ज्यादा मिलेगा, बट मैं आपको अभी जो डिटेल दे रहा हूँ ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे गूगल का आंसर हम सही नहीं मानेंगे, वहां पे हम एनसीईआरटी का मानेंगे। तो आप गूगल मत करेंगे प्लीज, आप यही याद रखेंगे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम के लिए यही परफेक्ट आंसर है। अब इतनी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को अगर मैं डिवाइड कर दूं दो ग्रुप्स के अंदर, ठीक है ना, हमें देखने को मिलता है कि इसमें से बेटा, मतलब इतनी नंबर ऑफ स्पीशीज में से 1.5 मिलियन जो होते हैं बेटा, 1.5 मिलियन जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। और 0.5 जो होते हैं बेटा, राउंड फिगर करके, ठीक है, वो प्लांट स्पीशीज होती है, ठीक है ना बच्चा। तो मतलब हमारे पास अगर एनिमल को हम लेके चले, एनिमल मतलब प्रोटोजोआ भी इसमें आएगा और हम भी इसमें आएंगे। प्रोटोजोआ सबसे छोटे एनिमल्स और हम सबसे बड़े एनिमल्स बेटा, मैमल सबसे बड़े एनिमल्स। तो हमारे पास बेटा ओवरऑल नंबर जो डिस्कवर्ड स्पीशीज है एनिमल्स का, वो 1.5 मिलियन एनिमल्स है। अब अगर इन 1.5 मिलियन एनिमल्स को मैं लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करूं बेटा, हमें पता चलता है दैट दीज एनिमल्स बेटा, मतलब ये 1.5 मिलियन एनिमल जो है, दे हैव बीन मेजरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। और ये ग्रुप्स आपको सबसे पहले एनिमल किंगडम में याद होने चाहिए। इंशाल्लाह जब मैं कल क्लास में आऊंगा, मैं सबसे पहले लगभग लगभग 40 स्टूडेंट्स अगर क्लास में है तो मैं सबसे पहले बेटा एक एक करके इन सारे ग्रुप्स का, इन सारे फाइलम्स का आपसे नाम पूछूंगा। तो प्लीज ये फाइलम्स आज के बाद आपको टिप ऑफ द टंग पे याद रहने चाहिए। तो क्या है ये फाइलम्स? हम अभी प्लांट पे नहीं जाते हैं, हम एनिमल पे फोकस करते हैं। तो क्या है ये एनिमल्स बेटा जो हमें एग्जाम के लिए याद कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग फॉर एनिमल किंगडम के लिए याद करने हैं? तो ये क्या फाइलम्स है, मैं एक एक करके इनको लिख देता हूँ, आप भी कॉपी पे नोट कर लेना और फिर घर में जाके इसको याद करने की कोशिश कर लेना। तो सबसे पहला फाइलम जो हमें पता चलता है एनिमल्स का है बेटा, वो है प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ हमारे पूर्वज है। जितने भी धरती पे आपको एनिमल दिखते हैं, चाहे हम दिखते हैं, चाहे फिशेस दिखती है, चाहे बर्ड्स दिखते हैं, चाहे पोरिफेरा दिखते हैं, हर एक का जो एंसेस्टर है, मतलब हम में से बेटा हर एक एनिमल जो बना है, वो एक प्रिमेटिव फाइलम से बना है, वो एक प्रिमेटिव एंसेस्टर से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम फाइलम प्रोटोजोआ बोलते हैं। तो मतलब आप कोई भी इंसान हो सकते हो, बट हम सबका अगर एवोल्यूशन के बेसिस पे देखा जाए, हम सबका एंसेस्टर जो है बेटा वो एक ही है, और वो कौन से? वो प्रोटोजोअन से। प्रोटोजोआ के बाद अगर आप देखेंगे, हमें पता चलता है कि प्रोटोजोआ हमारे एंसेस्टर तो थे, बट इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बेटा। इनकी बॉडी ज्यादा बेटर डेवलप्ड नहीं थी, इनके इंटरनल सिस्टम्स बेटर डेवलप्ड नहीं थे, इनका लोकोमोशन बेटर डेवलप्ड नहीं था, ये ज्यादा अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है ना। तो नेचर ने क्या किया बेटा, या जो भी हायर पावर है, आप उसको अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, वट एवर बेटा, तो हायर पावर जो है बेटा, उसकी लैब में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। वो हमेशा चाहता है कि इंसान बेटर मॉडिफाई रहे, एनिमल बेटर मॉडिफाई हो जाए, प्लांट बेटर मॉडिफाई हो जाए, प्लांट के अंदर बेटर फीचर्स विद टाइम ऐड हो जाए। तो जब ऊपर वाली की लैब में बेटा एक्सपेरिमेंट में प्रोटोजोआ बनाया गया,
तो प्रोटोजोआ जब बना, बाद में हमें पता चला, या बाद में ऊपर वाले को या हायर पावर को पता चला, या एवोल्यूशनरी पावर को पता चला कि इस प्रोटोजोआ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो बिकॉज इस प्रोटोजोआ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो नेचर ने क्या किया, प्रोटोजोआ को हटा के बेटा, ठीक है ना, एक बेटर ऑर्गेनिज्म बनाया जो प्रोटोजोआ से बेहतर था, जो प्रोटोजोआ से अच्छा था, और उसको हमने नाम दे दिया पोरिफेरा। इसको हम फाइलम पोरिफेरा बोलते हैं बेटा। तो मतलब पहला जो एनिमल बना धरती के ऊपर, ठीक है ना, फर्स्ट एनिमल जो धरती के ऊपर बना वो प्रोटोजोआ था। बिकॉज ऑफ वेरियस डिसएडवांटेज इन द प्रोटो, हालांकि प्रोटोजोआ में बहुत सारे एडवांटेज भी है, बट डिसएडवांटेज उनसे ज्यादा है बेटा। तो उन डिसएडवांटेज की रिप्लेसमेंट में ऊपर वाले ने क्या किया, एवोल्यूशनरी फोर्स ने क्या किया, उसने प्रोटोजोआ को हटा के एक नई एनिमल स्पीशीज डेवलप करी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पोरिफेरा। और ये हमारा सेकंड फाइलम है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, हम इन 1.5 मिलियन एनिमल्स को समझना चाहते हैं कि किस किस प्रकार का एनिमल हमारी धरती पे पाया जाता है, और बाद में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये आउटलाइन पता होना चाहिए। तो द फर्स्ट एनिमल दैट वी नो इज प्रोटोजोआ, हमारा एंसेस्टर है बेटा, सबका एंसेस्टर है, सारे एनिमल्स का एंसेस्टर है। एंड सेकंड ग्रुप जो एनिमल्स का बना बेटा आफ्टर प्रोटोजोआ, वो कौन थे, वो पोरिफेरा। अगेन द सेम थिंग हैपेंस कि पोरिफेरा जब बने बेटा, तो पोरिफेरा वेर बेटर देन प्रोटोजोआ। पोरिफेरा के पास बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो प्रोटोजोआ से बेटर थे, बट स्टिल नेचर ने बेटा इसको भी पसंद नहीं किया, इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज हमको मिली, इसमें भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स मिली। सो बिकॉज हमें यहाँ से प्रॉब्लम्स मिली बेटा, और प्रॉब्लम्स का रिप्लेसमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा, बिकॉज एवोल्यूशन हमेशा बेस्ट चाहता है, एवोल्यूशन हमेशा उसी को फिट करता है, या उसी को बेटा सिलेक्ट करता है विच इज बेटर देन द अदर्स। ये हम इंशाल्लाह 12th वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। तो एवोल्यूशन ने जब पोरिफेरा पे नजर डाली, और एवोल्यूशन को लगा ये पोरिफेरा बहुत अच्छा है, किसके कंपैरिजन में, प्रोटोजोआ के कंपैरिजन में। बट नेचर के अंदर अगर एनिमल को सरवाइव करना है, तो हमें पोरिफेरा से भी बेटर एनिमल चाहिए, हमें पोरिफेरा से भी बेहतर एनिमल चाहिए बेटा। तो हमने क्या किया बेटा, पोरिफेरा का रिप्लेसमेंट ढूंढा, और हमें पता चला कि पोरिफेरा से बेटर एनिमल जो हम बना सकते हैं, जो बेस्ट रिप्लेसमेंट है बेटा इसकी, वो कौन हो सकते हैं, वो निडेरिया हो सकते हैं, वो निडेरिया हो सकते हैं। और निडेरिया को हम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सीलेंट्रेटा। तो आप आंखें बंद करके सोचो बेटा कि आप एवोल्यूशन ऑफ एनिमल पे जा रहे हो, आप बहुत पीछे जा रहे हो बेटा, आप पास्ट में जा रहे हो। अब पास्ट में आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि धरती के ऊपर पहले प्रोटोजोआ बना, लेकिन जब आपने प्रोटोजोआ को हाथ में उठाया, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें दिखी, तो आपने उन प्रॉब्लम्स को हटा दिया बेटा। और जब आप प्रॉब्लम्स को हटाओगे, तो ऑफकोर्स बेटा आप कोई नई चीज ऐड करोगे प्रॉब्लम को हटा के। तो जब आपने नई चीज प्रोटोजोआ के ऊपर ऐड कर दी बेटा, तो उससे क्या बन गया, उससे पोरिफेरा बन गया। कौन सा प्रोटोजोआ था वो हम बाद में देखेंगे जिससे पोरिफेरा बना, वो हम जब डिस्कशन डिटेल में जाएंगे तो वहां पे पता करेंगे। जब आपने पोरिफेरा को हाथ पे उठाया, तो दिस वाज मोर बेटर देन द प्रोटोजोआ, बट इसकी भी कुछ अपनी डिसएडवांटेज थी, और नेचर ने बेटा उन डिसएडवांटेज को रिप्लेस करके एक नया एनिमल ग्रुप डेवलप करा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नाइडेरिया बोलते हैं। सी साइलेंट रहेगा बेटा, तो इनको निडेरियाज बोलते हैं, एन आई से शुरू करेंगे, या इनको सीलेंट्रेटास भी बोला जाता है, ठीक है ना बच्चा। अब सीलेंट्रेटा जब बने, अगेन सेम थिंग इज रिपीटेड बाय द नेचर। सीलेंट्रेटा में भी बेटा एवोल्यूशन को बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी विच वेर प्रॉब्लमेटिक, विच वेर डिसएडवांटेजेस फॉर दिस एनिमल बेटा। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, उन डिसएडवांटेजेस थिंग्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, और एक बेटर चीज वहां पे ऐड करनी पड़ेगी। और जब हमने एक बेटर चीज, बेटर कैरेक्टर, बेटर फीचर ऐड कर दिया, तो निडेरिया निडेरिया नहीं रहा, ये मॉडिफाई होके बेटा एक अलग एनिमल का ग्रुप बना, जिनको हम टीनोफोरा बोलते हैं, टीनोफोरा बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो सेम ट्रेंड आगे चलती गई। टीनोफोरा के बाद बेटा जो नेक्स्ट एनिमल ग्रुप बना, ठीक है, दैट वाज प्लेटेहेलमिन्थ्स, प्लेटेहेलमिन्थ्स, ठीक है बच्चा। प्लेटेहेलमिन्थ्स के बाद और एक ग्रुप बना बेटा, ठीक है ना, जिनको हम नाम देते हैं एस्कहेलमिन्थ्स। एस्कहेलमिन्थ्स को पहले पहले बोला जाता था निमेटेहेलमिन्थ्स बेटा, निमेटेहेलमिन्थ्स, ठीक है ना बच्चा। चलो एक मिनट में हूँ, पहले मेरे को बताओ बच्चा समझ आ रहा है ना, इफ समझ आ रहा है तो थम्स अप दिखा दीजिए प्लीज, बिकॉज मैं क्लास को मोनोटोनस नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं ही बोलता रहूंगा, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो एक बार थम्स अप दिखा दो जल्दी जल्दी, या हैंड रेज भी कर सकते हैं, ताकि मेरे को आइडिया लगे कि सबको समझ आ रहा है। गुड।
वेरी गुड बच्चा, ग्रेट। 31, 32, वेरी गुड। सो वी हैव 58 पीपल, ओनली 35 मेरे को मिले हैं। 32, 33, 34, 35। ओके, बाकी पैनलिस्ट भी ठीक है। इफ पैनलिस्ट भी है इधर तो आप भी हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि हमको एक आइडिया मिल जाए कि कितनों को समझ आ रहा है। चलिए, तो 40 इज अ गुड नंबर बेटा, ग्रेट। चले, तो मजा ही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो धरती के ऊपर आए बेटा और नए फॉर्म के एनिमल, जिनको हमने एस्केलमेंट्स बोला या निमेट हेलमेंट्स बोला। अगेन सेम थिंग चलती रहेगी बेटा, इनमें भी कुछ डिसएडवांटेज ऊपर वाले को दिखी, अल्लाह को दिखी, भगवान को दिखी, तो इसने इनको भी एवोल्यूशन से रिप्लेस करवा दिया और एक नया फॉर्म। आप इमेजिन कर लो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अल्लाह के सामने, ऊपर वाले के सामने एक लैब है, और उस लैब में कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट्स चलते जा रहे हैं बेटा। लेकिन हर एक एक्सपेरिमेंट का मकसद ये है, हमको किसी नए ऑर्गेनिज्म, बेटर ऑर्गेनिज्म या मोर मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाना है, जिसमें सारे अच्छे फीचर्स हो, जिसकी सबसे अच्छी एडेप्टेशन की पावर हो, जिसकी सबसे समझने की, मतलब बेटर समझने की पावर हो, बेटर कॉन्शियसनेस की पावर हो, बेटर रिप्रोडक्शन की पावर हो। आप समझ रहे हैं ना? तो वो एनिमल कब बनेगा वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट उसको बनाने के लिए, फाइनल एनिमल को बनाने के लिए, ये सब एक्सपेरिमेंट्स चलते जा रहे हैं बेटा। और एक्सपेरिमेंट हमने एक सेल से शुरू किया, और आगे बढ़ते बढ़ते बेटा हम कहाँ पे पहुंच गए? मल्टी सेलुलर फॉर्म में पहुंच गए। ये सब क्यों हो रहा है? ये किसके आने के लिए हो रहा है? ये सब तैयारी किसके लिए की जा रही है? ये हमको थोड़ी अभी देर बाद पता चलेगा कि ये सब कुछ हो रहा है किसको लाने के लिए। दैट वी विल नो आफ्टर फ्यू मिनट्स बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। एस्केलमेंट्स बन गए, अगेन सेम लॉजिक लगा लेते हैं। तो एस्केलमेंट्स के बाद बेटा हमने एनालीड्स को लाया, एनालीडा को लाया बेटा, ठीक है ना। एनालीडा को बाद बेटा हमने और एक एनिमल ग्रुप को लाया, जिनको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। और ये आपको सेम सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। इस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, फिर ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में मैंने इसको लिखा है, यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस बेटा। चलिए, तो हमने आर्थ्रोपोडा लाए। अब आर्थ्रोपोडा में भी प्रॉब्लम्स है बेटा, और प्रॉब्लम को हम रखना नहीं चाहते हैं। हम किसी अच्छे इंसान को, अच्छे ऑर्गेनिज्म को बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया? आर्थ्रोपोडा को रिप्लेस कर दिया मोलस्का में, जो आपको आजकल भी धरती पे दिखाई देते हैं बेटा, मोलस्का। मोलस्का को रिप्लेस कर दिया हमने बेटा इकाइनोडर्मेटा से, इकाइनोडर्मेटा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर एक फाइलम में एक एक करके पढ़ाऊंगा, बट आपको थोड़ा ध्यान रख के और पूरा स्क्रीन पे ध्यान देके पढ़ना है बेटा। आपकी आंखें स्क्रीन पे होनी चाहिए, आपकी कान मेरी आवाज के पास होने चाहिए, और आपका दिमाग एकदम खुला होना चाहिए, वो सोया हुआ नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं आपके पास, तो आपको बायोलॉजी एकदम घास फूस लगने वाला है। तो ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपके साथ। बायोलॉजी आपको सबसे इजिएस्ट चैप्टर लगेगा, सबसे इजिएस्ट सब्जेक्ट लगेगा, बट थोड़ा सा ध्यान क्लास में रख देना। तो एकाइनोडर्मेटा को हमने रिप्लेस कर दिया हेमिकॉर्डेटा से, हेमिकॉर्डेटा से। और फाइनली बेटा हेमिकॉर्डेटा को रिप्लेस कर दिया हमने कॉर्डेटा से। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ये आ गए कॉर्डेट्स बेटा। अब कॉर्डेट्स में हमने क्या किया? ध्यान से देख लीजिए। कॉर्डेट्स में हमने क्या किया? कॉर्डेट्स में सबसे पहले हमने मछलियां बनाई बेटा, फिशेस बना ली। अब फिश तो खाली पानी में रहता है, लेकिन हम चाहते थे कि हमारा ऑर्गेनिज्म पानी में भी रहे, जमीन में भी रहे, पानी के मजे भी ले गर्मी में, जमीन के मजे भी ले बेटा, ठीक है, हर किसी चीज का मजा ले। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया एम्फीबिया से, एम्फीबियंस। एम्फीबिया के बाद बेटा हमने लाए रेप्टाइल्स, बड़े खतरनाक होते हैं बेटा ये, ठीक है, आज भी हम इनसे डरते हैं जब इनको देखते हैं। रेप्टाइल्स बेटा, जिसमें सांप वाप आते हैं। डर हमें इसलिए लगता है बिकॉज ये पहले भी बहुत खतरनाक थे, इनके पूर्वज बहुत डेंजरस थे बेटा, जिनमें डायनासोर्स आते हैं। पढ़ेंगे हम इनको भी अलग से, डायनासोर्स कौन कौन से थे। रेप्टाइल्स के बाद बेटा आए बहुत से प्यारे 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 जानवर बेटा, प्यारे प्यारे लोग, जिनको हम एव्स बोलते हैं, जिनमें हमारे बर्ड्स आते हैं। और फाइनली बेटा ये सब कुछ हो किसके लिए रहा था? ये सब कुछ बेटा इसके लिए हो रहा था। तो फाइनली आए मैमल्स, और मैमल्स में कौन आया बेटा? मैमल्स में ह्यूमंस आए। तो आप ध्यान से देख लो, अगर आप इसको कहानी की तरह याद रखोगे ना, तो ऊपर वाला करना क्या चाहता था? ऊपर वाला बेटा धरती पे इंसान को लाना चाहता था, ठीक है ना। अब इंसान को तो एकदम से नहीं लाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू साइंस, हालांकि रिलीजियस बिलीफ पे जाए तो अलग चीज है, बट मैं अभी साइंस, बिकॉज आई एम ए बायोलॉजी टीचर, तो मैं फोकस साइंस पे करूंगा। तो अब इस इंसान को लाने के लिए बेटा, हम इंसान को एट अ टाइम नहीं ला सकते थे, एक साथ नहीं ला सकते थे, बिकॉज एक साथ लाने में जल्दबाजी हो जाती, और उस जल्दबाजी में बेटा, उस जल्दी जल्दी वाले काम में हो सकता था
कि हम इस इंसान के अंदर सारे फीचर्स अच्छे से नहीं बना पाते। जैसी हमारी आजकल अच्छी आंखें हैं, अच्छे तरीके से कान है, हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन बेटर तरीके से फिट है, हो सकता था कि हम बनाते समय कुछ गलती कर लेते। अब वो गलती ना हो हमसे बेटा, हमने क्या किया, हमने शुरुआत में सिंपल एनिमल्स को बनाया, जैसे प्रोटोजोआ बनाया, फिर पॉरिफेरा बनाया, फिर नेडेरिया, मतलब ये सब बनाया। और इनमें जो जो अच्छी चीजें थी ना, यहाँ तक इन सारे एनिमल्स में जितनी भी अच्छी फीचर्स थी, जो भी बेटर चीज थी बेटा, उस बेटर चीज को फाइनली हमने एडजस्ट किस में कर दिया, ह्यूमंस में या हम में कर दिया। तो नेचर ने अपनी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट जो किया एनिमल किंगडम में बेटा, वो एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था, अगर आप इसको इस तरीके से याद रखें, उस एक्सपेरिमेंट का मकसद था किसको लाना, इंसान को लाना, ह्यूमन को लाना। अब ह्यूमन को लाने के लिए बेटा जो तैयारी हुई ना, वो शुरू हुई प्रोटोजोआ से, फिर पॉरिफेरा से, फिर निडेरिया से, डैश एंड डैश एंड डैश। और हर जगह पे बेटा ऊपर वाला नोट करता गया, अच्छा प्रोटोजोआ में ये वाला कैरेक्टर अच्छा है, इसको प्लस कर दीजिए, पॉरिफेरा में ये वाला कैरेक्टर अच्छा है, इसको प्लस कर दीजिए, निडेरिया में ये अच्छा है, प्लस कर दो। और सारे के प्लस कैरेक्टर्स बेटा फाइनली हमने किस में डाल दिए, ह्यूमंस में डाल दिए। इसीलिए हमको क्या बोला जाता है, हमको प्राइम बींग्स बोला जाता है। प्राइम बींग मतलब हुआ बेटा सबसे बेस्ट एनिमल, सबसे मॉडिफाइड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ एवरी एस्पेक्ट बेटा, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो एडेप्टेशन हो, चाहे वो रिजेनरेशन हो, चाहे वो और भी कोई प्रॉपर्टी हो, हर एक प्रॉपर्टी बेस्ट है बेटा किसमें, ह्यूमंस में। और ये रातों रात बेस्ट नहीं हुई, इसको एवोल्यूशन के अंदर बेटा नेचर ने एक एक करके बेटा मॉडिफिकेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग फाइलम्स तैयार करके बेटा फाइनली किसको तैयार किया, ह्यूमंस को तैयार किया। तो ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये आउटलाइन है हमारे आने वाली कहानी का, ये इंट्रोडक्शन है हमारी आने वाली कहानी का। और कहानी की शुरुआत का, कहानी का जो क्लाइमेक्स है बेटा, कहानी का जो एंड है, वो हम पे होने वाला है, वो ह्यूमंस पे होने वाला है। बट यहां तक पहुंचने के लिए बेटा हमने कहां कहां से शुरुआत की, हमने कौन कौन से एनिमल्स बनाए, हमने उनके अंदर क्या क्या फीचर्स डाले, वो इंशाल्लाह हम इन सारे फाइलम्स में वन बाय वन पढ़ेंगे। क्लियर हुआ बच्चा? सो दीज आर द फाइलम जिनका आपको आउटलाइन कल की क्लास में टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए कि कौन कौन से फाइलम है। तो एक बार मेरे साथ आप सभी लोग, मैं जब बोलूंगा ना, हालांकि मैं आपको सुन नहीं सकता हूं, बट स्टिल बेटा मेरे को आप सब पे भरोसा है कि आप चीटिंग नहीं करेंगे। आप ऑनेस्टली बेटा अपने दिल में मेरे साथ रिवाइज करेंगे जब मैं नाम पढ़ूंगा। तो सबसे पहला फाइलम बेटा जो आपको दिमाग में याद होना चाहिए, वो होना चाहिए फाइलम प्रोटोजोआ। सो दिस इज द फर्स्ट फाइलम बेटा। प्रोटोजोआ के बाद होना चाहिए याद फाइलम पोरिफेरा, फिर याद होना चाहिए फाइलम निडेरिया जिसको हम फाइलम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं, फिर फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटहेलमेंट्स, फाइलम एस्केल्मेंट्स, आजकल हम इनको एस्केल्मेंट्स बोलते थे, बट पुराने जमाने में पहले पहले बेटा इनको निमेटहेलमेंट्स बोला जाता था। कुछ बुक्स इनको आज भी निमेटहेलमेंट्स बोलती है, बट इट इज बेटर कि आप एस्केल्मेंट्स याद रखिए। नेक्स्ट है एनालीडा बेटा, फाइलम एनालीडा, फिर है फाइलम आर्थ्रोपोडा, है ना, फिर है फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो ये फाइलम्स आपको याद रहने चाहिए। और फाइलम कॉर्डेटा को बेटा फिर हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और 5 क्लासेस पाई जाती है। क्लास स्पाइसेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स जिनमें बर्ड्स आते हैं, एंड क्लास मैमलिया जिनमें हम या शॉर्ट में सारे मैमल्स आते हैं। ठीक है ना बच्चा? अब इसमें कौन सा वर्टिब्रेट है, कौन सा इनवर्टिब्रेट है, कौन सा कॉर्डेट है, कौन सा नॉन कॉर्डेट है, वो हम बाद में देखेंगे। बट उस पे ले जाने से पहले आपको ये सारे फाइलम्स और पर्टिकुलरली कॉर्डेटा की क्लासेस याद होनी चाहिए। तो एक बार स्क्रीन पे खुद देख लीजिए और इसको रिवाइज करने की कोशिश कर लीजिए, और फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं मेरे साथ। तो फर्स्ट फाइलम इज फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा। सी साइलेंट रहेगा और टी से शुरू करेंगे। कुछ बच्चे इसको स्टेनोफोरा बोलते हैं, तो स्टेनोफोरा कोई वर्ड नहीं है बेटा, टीनोफोरा है। तो फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटहेलमेंट्स, फाइलम एस्केल्मेंट्स, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडोमेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। क्लियर है ना बच्चा? और कॉर्डेटा की कितनी क्लासेस है? 5 क्लासेस है। कौन सा? 5। फिश, एम्फीबिया, फिश, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स। क्लियर है ना बच्चा? तो Yes, आई sir. होप आपको ये समझ आया है कि हमने, अच्छा एक चीज क्लियर दिमाग में रखनी है, हमने ये सारी क्लासेस जो यहाँ पे लिखी है ना बेटा, ये हमने किस ऑर्डर में लिखी है? ऑर्डर ऑफ, शाबाश, ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन के बेसिस पे लिखी है बेटा। ठीक है ना? मतलब एवोल्यूशन में order of- कौन कब बना, ठीक है, एवोल्यूशन में कौन कब बना,
उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे इनको लिखा हुआ है। तो मतलब ये बेटा कि जो सबसे पुराने एनिमल्स हमारी धरती पे है ना, वो कौन से है? फटाफट बता दो देख के जरा, सबसे पुराने एनिमल्स धरती पे कौन है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बेटा। एंड सबसे न्यू एनिमल्स धरती पे कौन है बेटा? ह्यूमन। बेटा। तो मतलब हमको धरती पे आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। इंशाल्लाह जब एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा वहां पे इसको डिस्कस करेंगे, बट इतना याद रख लीजिए कि इंसान को धरती पे आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है बेटा। हमसे भी पहले कौन आए हैं? प्रोटोजोअन्स आए हैं, प्रोटोजोआ। पोरिफेरन्स आए हैं, डैशिंग। पोरिफेरा। यस सर। सो मतलब पुराना एनिमल हो गया प्रोटोजोआ, नया एनिमल हो गया कॉर्डेटा। अब मेरे को एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर पुराना एनिमल प्रोटोजोआ है और नया एनिमल कॉर्डेटा है, तो मॉडिफिकेशन के बेसिस पे, कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है ना, कौन बेटर होगा बेटा? प्रोटोजोआ बेटर होगा कि कॉर्डेटा बेटर होगा? क्वाड्रेटा बेटर। ये अब मैंने ये आपसे क्यों बोला, अब मैंने ये आपसे क्यों बोला बेटा? ये इसलिए बोला बिकॉज अभी मैं इसके बाद आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो जो मैं करेक्टर आपको पढ़ाऊंगा ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो जो करेक्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सीलोम हो, चाहे वो सिमेट्री हो, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक हो, एक चीज बेटा, जब जब मैं आपको करेक्टर पढ़ाऊंगा ना, एक चीज दिमाग में हमेशा ले आना कि जो करेक्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें जो बेटा सबसे सिंपल करेक्टर होगा वो पहले वाले एनिमल में मिलेगा। पहला वाला एनिमल मेरा कहने का मतलब पोरिफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा। और जो मॉडिफाइड करेक्टर होगा वो कॉर्डेटा में मिलेगा। ये दिमाग में बिठा देना आप, और ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी ठीक हो जाएंगे। तो ये मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ से, इतना क्लियर हो गया सभी को? दिस मच इज क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा आउटलाइन यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप अपनी माइक्स ऑफ करेंगे सभी लोग, ठीक है ना? जब मैं बोलूंगा फिर आप ऑन कर देना उस टाइम पे। सो ये आपको यहाँ पे एक आउटलाइन दिखाई दे रही है बेटा, किस किस प्रकार के एनिमल्स हमारी धरती पे है। तो धरती पे खाली इंसान नहीं है, ठीक है? धरती पे खाली हाथी नहीं है, धरती पे खाली बेटा ऊंट या कोई और एनिमल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स है जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं है, या जान के भी हम अनजान बनते हैं बेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एनिमल्स आपको बेटा ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एनालीडा सेगमेंटेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे बेटा जो दूसरे एनिमल के अंदर रहने लगे हैं, जिनको हम बेटा नेमेट हेलमेंट्स या एस्केलमेंट्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके, या प्लेट हेलमेंट्स में पढ़ेंगे, जो पैरासाइट्स का काम करते हैं बेटा। कुछ एनिमल्स आपको ऐसे दिखेंगे बेटा जो प्लांट के समान दिखेंगे, मतलब अगर आप इनको देखेंगे ना समंदर के नीचे आपको लगेगा ये प्लांट है, बट रियलिटी में वो प्लांट नहीं है बेटा। रियलिटी में हमारा पूर्वज है बेटा, वो हमारा एंसेस्टर है और एनिमल है, जिनको हम पॉरिफेरास बोलते हैं बेटा। क्लियर है? कुछ एनिमल्स आपको ऐसे भी दिखेंगे जो रात को चमकते हैं, दिन में वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करेंगे और रात में चमकने लगेंगे बेटा। तो समुद्र के अंदर आपको एक चमकता हुआ पानी दिखाई देगा। इनको हम बेटा नीडोफोरा या निडेरियास के अंदर पढ़ते हैं। कुछ एनिमल्स आपको ऐसे भी दिखेंगे बेटा जो बहुत खतरनाक है, जिनके बारे में आपने कहानियां सुनी है कि उन्होंने समंदर के अंदर एक शिप को खा लिया, इंसान को खा लिया, अपने टांगों से इंसान को पकड़ते हैं, डैश इन डैश, सब कुछ बकवास है बेटा। जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस बोलते हैं। ये मोलस्का में आते हैं। पार्क में आप सुबह घूमने जाते हैं बेटा तो वहां पे वो छोटी छोटी सी एनिमल चल रही होती है, जिनको हम स्नेल्स बोलते हैं। ये मोलस्का में आते हैं। बहुत खतरनाक एनिमल्स भी है बेटा समंदर के अंदर जो रहते हैं, जो इंसानों को खाते हैं बेटा, और बहुत ज्यादा डैमेज भी करते हैं। जैसे आपको शार्क्स देखने को मिलेंगे, हैमर हेडेड शार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये भी एनिमल्स में आते हैं, ये फिशेज में आते हैं। तो इन जनरल आप देखो बेटा कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना, ये बोरिंग चैप्टर नहीं है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एनिमल किंगडम इज नॉट अ बोरिंग चैप्टर बेटा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, बिकॉज इस चैप्टर से आपको पूरी दुनिया के अंदर किस किस प्रकार का एनिमल है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। कल मान लो आप कहीं पे घूमने गए बेटा अपने फ्रेंड के साथ, आप समंदर में घूम रहे हो, आप बीच पे बैठे हो, आप जंगल में जा रहे हो, तो आप वहां पे अलग अलग एनिमल्स को देखोगे ना, तो बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट यू एटलीस्ट मस्ट नो कि मैं कौन सा एनिमल देख रहा हूँ। अगर वो उड़ रहा है बेटा तो कौन सा बर्ड है, अगर वो तैर मतलब रेंग रहा है जमीन के ऊपर बेटा तो किस प्रकार का एनिमल है, समंदर के अंदर से अगर कोई मछली बाहर आ गई बेटा तो वो किस प्रकार की मछली है, कार्टिलेजिनस है कि नहीं है, ठीक है ना, बोनी फिश है कि नहीं है। तो दिस चैप्टर गिव्स यू इनसाइट कि आपको फिजियोलॉजी तो आगे पढ़नी ही पढ़नी है, आपको जेनेटिक्स तो आगे पढ़ना ही पढ़ना है, बट वहां पे जाने से पहले एटलीस्ट आपको अपना तो पता होना चाहिए ना कि हम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा पूर्वज क्या है बेटा। सो दिस चैप्टर गिव्स अ इनसाइट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, और हमारे एंसेस्टर्स क्या है, और जो हमारे एंसेस्टर हैं बेटा उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या थे, वो दिखने में कैसे थे, वो चलने में कैसे थे, एंड ऑल दीज थिंग्स बेटा हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो दिस मच इज क्लियर बेटा, आई होप ये आपको समझ आ गया यहाँ तक।
अभी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो यही जो मैंने आपको अभी बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। सो दीज आर द फाइलम्स बेटा जो आपने याद रखे हैं, तो ये आपको बाद में नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, बट आप भी खुद नोट बनाने की कोशिश कर लेना, खाली मेरे नोट्स का वेट मत कर लेना, बिकॉज जब आप खुद पेन से लिखेंगे ना तो वो आपके दिमाग पे ज्यादा स्ट्राइक करेगा बेटर तरीके से देन गोइंग थ्रू माई नोट्स बेटा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान दे रखिए। सो ये हमने पूरा देख लिया बेटा, ठीक है ना, इसको दोबारा से हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटहेल्मस, मोलस्क, एनालिड्स, नेमाटोड्स, आर्थ्रोपोड्स, इकोनोडर्मिस एंड कॉर्डेट्स, हमने वहां पे सीक्वेंस में देखा इसको, हालांकि यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, बट आप वैसे इसको याद रख लीजिए। अब एनिमल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं ना, आपने बहुत बार सुना होगा, आपसे किसी टीचर ने बोला होगा या आपने खुद पढ़ा होगा कि एक्स वाला एनिमल वर्टिब्रेट है, वाई वाला एनिमल इनवर्टिब्रेट है। अब कौन सा वर्टिब्रेट है, कौन सा इनवर्टिब्रेट है, अभी हम इस पे डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर बेटा हम पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं और कैसे एनिमल्स को हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए आपको खुद को एक वर्टिब्रेट कहलाने के लिए, या बोलते हो। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम उस डिस्कशन में अभी नहीं जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो अगेन ये कुछ डायग्राम्स है ताकि आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे देख के, एक आइडिया मिल जाए आपको कि एक्चुअली हम स्टडी क्या करने वाले। तो ये तो था हमारा आउटलाइन इंट्रोडक्शन। अभी हम आते हैं मेन चीज की तरफ, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हम आगे चलेंगे, बट एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि आप प्लीज मेरे को मजबूर मत कर लेना टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द एनसीईआरटी बेटा। मैं आपको 80% 90% एनसीईआरटी पढ़ाने, 100% एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ, बट उस 100% के अलावा बेटा मैं 10% आपको एक्स्ट्रा स्ट्रोक देने वाला हूँ एनसीईआरटी के बाहर जाके, बिकॉज एनटीए ऑर्गेनाइजेशन नया नया था, रिसेंटली बना था, तो इन्होंने ज्यादा अपना डाटाबेस अपडेट नहीं करके रखा था, बट रिसेंटली इनका डाटाबेस अपडेट हुआ है, बहुत सारे नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, और वो क्वेश्चंस मोस्टली प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के हैं बेटा। प्रीवियस ईयर से मेरे कहने का मतलब जो एआईपीएमटीएफ टाइप एग्जाम्स लगते थे उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए गए डाटाबेस में। तो मैं नहीं चाहता कल मेरा बच्चा एग्जाम में बैठ के उसको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि जो उसको लगे कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो हम एनसीईआरटी तो 100% पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैं एक भी चीज एनसीईआरटी में नहीं छोड़ने वाला, आपको अभी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझाने वाला हूँ। बट बिसाइड्स एनसीईआरटी बेटा हम थोड़ा बहुत 10% 5% बाहर जाएंगे एनसीईआरटी से, ताकि हम उन क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहे जो एनसीईआरटी के बाहर आ सकते हैं। और इट इज बेटर बेटा, अगर आपको ज्यादा नॉलेज है ना, दैट इज बेटर कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है। कल अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन इजी आ जाता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट मान लो टफ, हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी से बाहर आ गए तब हम क्या करेंगे। तो हमें जंग में बेटा सारी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे के लिए भी तैयार रहना चाहिए और बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए मेरे को प्लीज कंटिन्यूअसली मैसेज मत कर लेना सर एनसीईआरटी से बाहर गए बाहर गए, मैं 100% एनसीईआरटी पे स्टिक करूंगा, बट 5-10% हम आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी जाएंगे, ताकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर से। तो चैप्टर में हम शुरू करने वाले हैं पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से, बिकॉज जब हम चैप्टर में पोरिफेरा पढ़ेंगे, सीलेंट्रेटा पढ़ेंगे, या जो भी आपने फाइलम्स अभी देखे ये पढ़ेंगे, तो इन फाइलम्स में बेटा आपको दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो आप देखेंगे पुराने ईयर के पेपर्स में, वो पूछा जाएगा कंपेरेटिव क्वेश्चन। कंपेरेटिव का मतलब हुआ पोरिफेरा और सीलेंट्रेटा में क्या कंपैरिजन है, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में क्या कंपैरिजन है, टीनोफोरा एंड प्लेटहेल्मिंथा में क्या कंपैरिजन है। तो कंपेरेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशल मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक फीचर पोरिफेरा का क्या है जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक फीचर टीनोफोरा का क्या है जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी आप एनिमल किंगडम को पढ़ोगे ना, तो हमेशा अपना एक लिस्ट तैयार करो, स्पेशल फीचर्स एंड कॉम्पिटेटिव फीचर्स। मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, पर लिस्ट आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। स्पेशल फीचर में आप खाली पोरिफेरा के स्पेशल पॉइंट्स ऐड करेंगे, कंपेरेटिव में ऐड करेंगे बेटा वो कैसा कंपैरिजन दिखा रहा है, कैसी सिमिलरिटी दिखा रहा है किसके साथ, बाकी फाइलम्स के साथ। और अगर आपने ये काम कर लिया, आई गारंटी यू आपको एनिमल किंगडम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट वो कंपैरिजन समझने के लिए, वो स्पेशल फीचर समझने के लिए बेटा हमें सबसे पहले बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा, कि हम एनिमल को अगर क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर मैंने पोरिफेरा ग्रुप बनाया, मैंने टीनोफोरा ग्रुप बनाया, मैंने एनालिडा ग्रुप बनाया, मैंने ये किसके बेसिस पे बना लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी 11th क्लास में, आप किस बेसिस पे 11th क्लास में, बिकॉज आपने 10th क्लास पास किया है, और 10th के बाद बेटा आपने चूज कर लिया टू बी अ मेडिकल स्टूडेंट। आप समझ रहे हैं ना, आप सीधे बीएससी में क्यों नहीं गए, बिकॉज आपके पास वो फीचर अभी नहीं है बेटा कि आपको मैं बीएससी वाली क्लास में बिठा दूं या एमबीबीएस वाली क्लास में बिठा दूं।
सो एवरीवेयर बेटा हमारी लाइफ के अंदर हमेशा कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनके बेसिस पे बेटा हमें अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। हमने एनिमल को अलग अलग ग्रुप में डाला, ये हमने आंख बंद करके नहीं डाला बेटा, ये हमने डाला है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि अगर उसमें वो फीचर बेटर है उसको आगे वाली ग्रुप में डाल दो, अगर उसमें वो फीचर बेटर नहीं है, मतलब मोर एडवांस्ड नहीं है बेटा, इसको पीछे वाले ग्रुप में डाल दीजिए। सो दीज रूल्स और दीज प्रोसीजर्स बेटा जिनको हम फॉलो करते हैं टू क्लासिफाई द एनिमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को मैं शुरू तो करूंगा बट आगे थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा कि मैं एनसीईआरटी से हल्का सा बाहर जा रहा हूं। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन से बेटा, क्या लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। और एनसीईआरटी आपके सामने होगी ही, जो मैंने पहले ही आपको बोला था बेटा मेरी क्लास में एनसीईआरटी साथ में रहना चाहिए। तो अगर आपके पास है एनसीईआरटी, आप उसे खोलेंगे और आप देखेंगे बेटा वहां पे क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर and form of different animals beta, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory और reproduction। मतलब कहना क्या चाहता है, रटना नहीं है इस लाइन को, समझना इस लाइन को। ये एनसीईआरटी की लाइन बेटा आपको बताना चाहती है कि आपने तो सारे एनिमल अभी भी देख लिए, ठीक है ना, प्रोटोजोआ से लेकर मैमल तक या प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेट तक। अब ये जो आपने सारे एनिमल्स देखे बेटा, इन एनिमल्स में आप देखोगे कि पॉरिफेरा अलग दिखेगा किससे, सीलेंट्रेटा से। सीलेंट्रेटा, चलो अगर आपको पॉरिफेरा का आइडिया नहीं है बेटा पॉरिफेरा कैसे होते हैं, तो मैं फिश ले लेता हूँ। फिश अलग दिखेगा किससे, एम्फीबिया से। एम्फीबिया अलग दिखेगा किससे, रेप्टाइल से। रेप्टाइल अलग दिखेगा किससे, बर्ड से। एंड बर्ड अलग दिखेगा किससे, मैमल्स। और मैमल्स में भी देखो बेटा, काऊ अलग दिखेगा बेटा फॉर एग्जाम्पल गोट से। गोट अलग दिखती है टाइगर से। टाइगर अलग दिखता है ह्यूमन से। आप समझ रहे ना। तो मतलब जितने भी आप एनिमल्स देख रहे हो बेटा, दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म बेटा। आप समझ रहे ना। मतलब हर एक एनिमल का ग्रुप जो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, हर एक एनिमल ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं बेटा, वो मेंबर एक दूसरे, हालांकि एवरीवन इज एनिमल, आप समझ रहे ना, पॉरिफेरा से लेकर मैमल तक एवरीवन इज एनिमल बेटा। और एवरीवन इज मल्टीसेलुलर आल्सो, ये भी याद रख लेना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सारे एनिमल्स ही है और सारे मल्टीसेलुलर है, बट मल्टीसेलुलर होने के बावजूद और एनिमल होने के बावजूद बेटा हर एक के अंदर आप देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर अलग होता है और उनका फॉर्म अलग होता है बेटा। उनकी बॉडी अलग दिखेगी, उनके इंटरनल ऑर्गन्स आपको स्लाइटली डिफरेंट दिखेंगे, उनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी अलग दिखेगी, उनके एनाटॉमिकल फीचर्स आपको अलग दिखेंगे बेटा। आप समझ रहे ना। बट इतना अलग होने के बावजूद भी, इतना एक दूसरे से डिफरेंट होने के बावजूद भी, उनके अंदर बेटा कुछ ऐसे फीचर्स होंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बेटा जो उनमें आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं बेटा। आप देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने। मतलब हम सब एनिमल्स हैं, वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट डिफरेंट होने के बावजूद भी हम में कहीं ना कहीं पे सिमिलरिटी देखने को मिलेगी बेटा। हालांकि हम अगर एक काऊ को कंपेयर करेंगे टाइगर से, काऊ तो एकदम अलग दिखेंगी टाइगर से बेटा, काऊ का खाने का हैबिट अलग है टाइगर से, बट दोनों को अंदर अगर आप देखेंगे, दोनों में सेम प्रकार की सेल मिलेंगी, दोनों में इस प्रकार की मसल सेल्स मिलेंगी, दोनों में सेम प्रकार की नर्व सेल्स मिलेंगी, दोनों के अंदर बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक प्रकार का होगा। आप समझ रहे ना। एक सिमिलरिटीज में बता रहा हूँ, डिफरेंसेस तो है ही है, बट सिमिलरिटीज भी एनिमल्स में देखने को मिलती है। जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की सिमिलरिटी होगी, मतलब सेल्यूलर फॉर्म से वो टिश्यू फॉर्म बनेगा, टिश्यू से वो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से वो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ सेल बेटा। बॉडी सिमेट्री बेटा, सिमेट्री एक प्रकार की हो सकती है, हम इसको अभी देखेंगे थोड़ी देर में। सिमेट्री एक प्रकार का होने का मतलब, कोई एनिमल एसिमेट्रिकल हो सकता है तो उसके सारे मेंबर एसिमेट्रिकल होंगे। कोई रेडियल सिमेट्री दिखाएगा तो उसके सारे मेंबर रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे। कोई बायलैटरल सिमेट्री दिखाएगा तो सारे मेंबर बायलैटरल सिमेट्री दिखाएंगे। तो सिमेट्री एक प्रकार की हो सकती है। सीलोम एक प्रकार का हो सकता है, हम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह आगे जाके। कोई सीडोसिलोमेट हो सकता है, कोई ट्रू सिलोमेट हो सकता है, कोई ए सिलोमेट हो सकता है बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न एक जैसा हो सकता है, किसी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, किसी में इनकम्प्लीट होगा बेटा। किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होगा और किसी में क्लोज टाइप होगा बेटा। कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा, कोई एसेक्सुअल दिखाएगा। किसी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, किसी में एक्सटर्नल होगा। तो मतलब इतनी डिफरेंसेस होने के बावजूद भी देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेटा जो एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, सेम प्रकार के होते हैं, और इन्हीं को हम फंडामेंटल फीचर्स बोलते हैं।
तो याद रखेंगे बेटा, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फीचर्स और कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स। तो नीचे ये चीजें आपको ऑप्शन में दी जाएंगी, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन ऑब्जेक्टिव होता है, ये याद रख लेना। मैं जब आपको डीपीपी प्रोवाइड करूंगा ना, तो डीपीपी में बेटा आपको मैं दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन बैक लेने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बोला है। आपको बेटा कोई ऑब्जेक्टिव बुक लेने की जरूरत नहीं, अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है लेने की। डीपीपी में बेटा हर चैप्टर का आपको हर लेक्चर के बाद फॉरवर्ड करूंगा, और आप देखेंगे कि डीपीपी के अंदर सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, एनसीईआरटी से मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है जो इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी जिंदगी का, आपकी डॉक्टर बनने के सफर का बेटा क्या है, वो है बेटा ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फीचर्स और कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स। तो ऑप्शन में ये दिया जाएगा या कोई और ऑप्शन दिया जाएगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज एनसीईआरटी में सेम अरेंजमेंट दिया हुआ है। क्लियर है ना? अब ये जो फीचर्स आप देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इन्हीं फीचर्स को हम यूज करते हैं बेटा एज बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। मतलब ये है कि मैंने पोरिफेरा को अलग कर दिया सीलेंट्रेटा से। क्यों अलग कर दिया? बिकॉज पोरिफेरा का अरेंजमेंट ऑफ सेल अलग था, सीलेंट्रेटा का अरेंजमेंट ऑफ सेल अलग था। मैंने सीलेंट्रेटा को अलग कर दिया प्लेट हेलमेंथ से। क्यों? बिकॉज सीलेंट्रेटा की बॉडी सिमेट्री अलग थी एंड प्लेट हेलमेंथा की बॉडी सिमेट्री अलग थी। मैंने मोलस्का को अलग कर दिया इकाइनोडर्मेटा से। क्यों? बिकॉज मोलस्का का नेचर ऑफ सीलम अलग हो सकता है या इकाइनोडर्मेटा का नेचर ऑफ सीलम अलग हो सकता है। तो ये जो 4-5 फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं फीचर्स को हम बेटा यूज करते हैं अलग अलग एनिमल के ग्रुप को बनाने में। बेटा हमने हर एक एनिमल को अलग कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स बेटा, और इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा। और फंडामेंटल फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम यूज करते हैं बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। सो यहां तक समझ आया? यहां तक कुछ आपको ऐसा तो नहीं लग रहा हम पढ़ के रहे हैं बेटा? दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? और सच बोलना, झूठ मत बोलना, बिकॉज ऊपर वाला देख रहा है। टीचर से झूठ बोलोगे ना तो फिर ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं। सर यस यस। हेलो सर प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर है? उस पे हम बस इसके बाद आने वाले हैं बेटा। जैसे मैं नेक्स्ट पेज आपको दिखाऊंगा ना, तो वहां पे हम बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, ठीक है ना बच्चा? तो हाँ यहाँ तक तो क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक कोई बोरिंग तो नहीं लग रहा कुछ? दिस मच इज क्लियर? चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स बेटा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा ग्रुप किस जगह पे पाया जाता है, कौन सा ग्रुप किस लेवल पे पाया जाता है। तो वो हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल में। अरेंजमेंट ऑफ सेल को अगर मैं थोड़ा सा नाम चेंज करूँ ना, जैसे आपकी एनसीईआरटी में इसका दूसरा नाम लिखा हुआ है, वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? अरेंजमेंट ऑफ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। अपनी माइक सब ऑफ करके रखते हैं बिकॉज मेरे को साइड से कुछ साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको पहले समझ लीजिए आप कि क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक मिनट रुक जाइए, मैं हटा देता हूँ यहां से। चलिए, आप ध्यान से सुन लेना बेटा। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है सेल, सबने पढ़ा है ना सेल बेटा? सेल का चैप्टर सबने 9th क्लास में पढ़ा है। और जब हम सेल की डेफिनेशन लिखते हैं, हम बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है? अब ये क्यों बोलते हैं हम बेटा? बिकॉज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे मिलेगा, ठीक है ना, चाहे वो मैमल हो, चाहे वो पोरिफेरा हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो बेटा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत जो होती है, ठीक है, उसके बनने की जो शुरुआत होती है बेटा, वो एक अकेली सेल से होती है, वो एक सिंगल सेल से होती है बेटा, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। मैं यहाँ पे जाइगोट वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं बस सेल यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना? चाहे हम इंसान है, चाहे हम फिश है, चाहे हम बर्ड है, चाहे हम प्लांट है, या कोई और चीज है, हम हर किसी की शुरुआत बेटा किससे हुई है? एक अकेली सेल से हुई है। जिस अकेली सेल को हम क्या बोलते हैं, जिस अकेली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं बेटा। तो जाइगोट इज अ सिंगल सेल, हम सबको पता है। फिर हुआ क्या बेटा? जाइगोट को अकेलापन अच्छा नहीं लगा, इसको अकेले रहने में मजा नहीं आया। इसने बोला मेरा कोई साथी होना चाहिए, ठीक है, मेरे और भी लोग होने चाहिए आसपास में। इसने अपने आप को डिवाइड किया बेटा और ग्रुप ऑफ सेल बनाया, ठीक है ना? और उस ग्रुप ऑफ सेल को बेटा हमने बाद में टिश्यू का नाम दिया।
टिश्यू को नाम दिया बेटा। तो मैं टिश्यू की डेफिनेशन पे यहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ, वो महेश सर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो सिमिलर हो सकती है, डिसिमिलर हो सकती है, बट सब मिलके क्या करेगी बेटा, एक कॉमन फंक्शन करेगी, कॉमन काम करेंगे। तो सेल्स बेटा कन्वर्ट किसके अंदर होगी, टिश्यू के अंदर होगी। तो शुरुआत मेरे को बताओ बेटा, चाहे अगर मान लीजिए मैं अभी उमर सर हूँ, आई एम ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मेरे को बता बेटा मेरी शुरुआत कहाँ से हुई है, मल्टी सेल स्ट्रक्चर से हुई है कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से हुई है, कैसे हुई है शुरुआत बेटा, सिंगल सेल। सिंगल सेल से हुई है ना। प्लांट आपको एक बनायन ट्री, बहुत बड़ा ट्री दिखाई देता है, बहुत बड़ा ट्री है बेटा, ठीक है, और उसका लाइफ स्पैन भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई बेटा, जाइगोट से हुई है। जाइगोट बना सीड के अंदर, फिर वो ग्रो कर गया और छोटा सा प्लांट बना, फिर वो ग्रो करते करते बड़ा प्लांट बन गया। तो मतलब जो भी आपको दुनिया में दिखाई दे रही है मल्टी सेलुलर चीज, उसकी शुरुआत बेटा सिंगल सेल से ही हुई है। अब सिंगल सेल को अच्छा नहीं लगा बेटा सारा काम करना, बिकॉज अकेली सेल को बेटा खाना भी था, पीना भी था, डाइजेशन भी करना था, रिप्रोडक्शन भी करना था, चलना भी था, तो सारे काम अकेले नहीं संभाले पाए, ठीक है। तो इस सिंगल सेल ने बेटा अपने काम को बांटने की कोशिश की, डिवीजन ऑफ लेबर करने की कोशिश की। और डिवीजन ऑफ लेबर बेटा एक अकेला इंसान तो नहीं कर सकता है ना, कि एक हाथ से बेटा एक काम कर रहा है, दूसरे हाथ से दूसरा काम कर रहा है, हम बोलेंगे ये डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर करने के लिए आपको लेबर चाहिए, आपको अलग अलग लोग चाहिए जो अलग अलग काम संभाल सकते हैं। अगर आपको अलग अलग लोग चाहिए, दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाना पड़ेगा बेटा। तो इस सिंगल सेल ने अपने काम को कम करने के लिए बेटा क्या किया, अपने नंबर को बढ़ाया। और नंबर जब बढ़ाया बेटा तो इसने अलग ग्रुप बना लिए सेल्स के, ये ग्रुप ए है सेल्स का, ये रिजल्ट निकालेंगे, ये ग्रुप बी है सेल्स का, ये क्लास लेंगे, ये ग्रुप सी है सेल्स का, ये डाउट सेशन लेंगे बेटा। आप समझ रहे ना, ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, हर एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू बनाने का मेन मकसद क्या था, मेन मकसद था काम को बांटना बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर करना। तो सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। अब टिश्यूज ने आगे जाके क्या किया बेटा, टिश्यूज मॉडिफाई हो गए, ठीक है ना, और इन्होंने ऑर्गन को बना लिया बेटा, ऑर्गन को बना लिया। अब ऑर्गन को बनाने की जरूरत क्या थी बेटा, बिकॉज जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता गया तो ऑटोमेटिकली बेटा लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन भी आगे बढ़ेगा। लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन और ज्यादा बेटर करने की हम कोशिश करेंगे। ऑफकोर्स टिश्यू तो काम कर ही रहा था अपने अपने तरीके से, डिवीजन ऑफ लेबर से, बट फिर भी बेटा टिश्यूज के अंदर कोऑर्डिनेशन लेकिंग था। कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ कि अगर ए टीम रिजल्ट निकाल रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट तभी निकालेगा बेटा जब इसको सबसे पहले पता होगा कि बी टीम ने ये वाली क्लासेस ली है, बी टीम ने ये वाले चैप्टर फिनिश किए है, बी टीम ने इतने अच्छे से बेटा डाउट सेशंस लिए है, डैश एंड डैश, तो उसी अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, फिर एक प्रॉपर रिजल्ट निकलेगा। अगर मान लो ए टीम गुवाहाटी में बैठा हुआ है, बी टीम कश्मीर में बैठा हुआ है, गुवाहाटी वाले को पता ही नहीं है बेटा कश्मीर वाले ने क्या पढ़ाया, तो एक प्रॉपर पेपर नहीं बन सकता, एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो मतलब ये है मेरा कहने का कि इस पर्टिकुलर पूरे डिस्कशन में बेटा टिश्यू का जब फॉर्मेशन हुआ ना, तो टिश्यूज अलग अलग ग्रुप्स में काम कर रहे थे, लेकिन ग्रुप्स में काम करने के बावजूद भी बेटा इनके अंदर एक चीज लेकिंग थी, एक डिसएडवांटेज थी, वो था बेटा इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। इनको पता नहीं चल रहा था ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सी कर रहा है, लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत कम था। और उस कोऑर्डिनेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए बेटा हमने क्या किया, हमने एक नया स्ट्रक्चर बनाया, वो ऑर्गन का नाम लिया बेटा। और ऑर्गन के अंदर हमने क्या किया, अलग अलग ग्रुप ऑफ टिश्यूज की नर्वस सिस्टम की मदद से बेटा क्या करा दिया, इनका कोऑर्डिनेशन बेटर कर दिया, हार्मोन्स की मदद से बेटा इनका कोऑर्डिनेशन लेवल बढ़ा दिया और ऑर्गन का फॉर्मेशन कर दिया। अब ऑर्गन जब बने बेटा, अलग अलग ऑर्गन बॉडी में बने, अब ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। ध्यान से समझ लीजिए, एकदम मजेदार स्टोरी। सेल बना, बहुत वर्कलोड था बेटा, अब वर्कलोड को कम करने के लिए उसने टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया। टिश्यू बना बेटा, तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, बट आप उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था बेटा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन को बेटर करने के लिए हमने ऑर्गन को तैयार किया। अब हार्ट भी एक ऑर्गन है, ब्रेन भी एक ऑर्गन है, एंड हमारा स्टोमक भी एक ऑर्गन है बेटा, समझने के लिए, हाँ, या हमारा लंग भी एक ऑर्गन है। अब ऑर्गन को अगर काम करना है ना, तो बताओ बेटा ऑर्गन के अंदर लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, पीक पे होना चाहिए कि नॉर्मल लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन पे भी काम कर सकते हैं, मोर बेटर लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि लेसर लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, बिटवीन द ऑर्गन्स नॉट विद इन द ऑर्गन, क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी शाबाश, क्या होना चाहिए बेटा, एक बेटर लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना। अब ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कराने के लिए मतलब अलग अलग ऑर्गन्स को हमने आपस में जोड़ दिया, और फिर उनके बीच में बेटा हमने क्या लगा ली, वायर लगा ली, मान लीजिए नर्वस सिस्टम लगा लिया, जो अब ऑर्गन के अंदर टिश्यूज को तो कोऑर्डिनेट करा ही रहा है, बट बाहर वाली लेवल पे बेटा अलग अलग ऑर्गन्स को भी आपस में कोऑर्डिनेट करा रहा है। आप समझ लीजिए, हार्ट है बेटा,
हार्ट के अंदर टिश्यूज है, उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है, लेकिन हार्ट का ब्रेन के साथ भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जब हार्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन चलेगा ना, तो मतलब उस टाइम पे टिश्यू कन्वर्ट हो रहा है ऑर्गन के अंदर बेटा, ठीक है ना। लेकिन जब हार्ट का ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन चलेगा, दैट मीन्स बेटा अभी ऑर्गन से हम आगे आ गए हैं, और हमने क्या तैयार किया बेटा, एक बेटर सिस्टम तैयार किया जिसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डैश एंड डैश। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये जो आप यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हो ना, तो इस सीक्वेंस में मेरे को बताओ बेटा, सेल से ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचते पहुंचते मॉडिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है कि मॉडिफिकेशन डिक्रीज हो रहा है? जल्दी जल्दी बेटा। इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है। एडवांस हो रही है कि चीजें बेटा रिग्रेस हो रही है? एडवांस हो रही है। रिग्रेशन हो रहा है, एडवांस हो रहा है बेटा। तो मेरे को बताओ बेटा, इस सीक्वेंस में ध्यान से इस लाइन को देख रहा है, इस सीक्वेंस में मेरे को बताओ पोरिफेरा किसके नजदीक आएगा और मैमल किसके नजदीक आएगा? रटने की जरूरत है ही नहीं, फटाफट बताओ बेटा। पोरिफेरा सेल की तरफ आएगा और वेरी गुड। मैमल मैमल ऑर्गन सिस्टम पे आएगा। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर आपको यहाँ से मिल गया बेटा। बताओ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होगा? पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, कॉर्डेटा, किस में होगा बेटा? पोरिफेरा में होगा। समझ आ? रटने की जरूरत है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। ये क्लियर हो गया? आप ध्यान से देख लो। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बेटा, अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान से देख, अपना माइक ऑफ कर देना। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बेटा, अरेंजमेंट ऑफ सेल टू टिश्यू, अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू टू ऑर्गन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम बेटा, दिस अरेंजमेंट और दिस सीक्वेंस बेटा इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज का मतलब है बेटा अच्छे तरीके से अरेंज करना। और यहाँ पे हम किसको अरेंज कर रहे हैं? यहाँ पे हम टिश्यू को अरेंज नहीं कर रहे हैं, ऑर्गन को अरेंज नहीं कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम को अरेंज नहीं कर रहे हैं। हर जगह पे बेटा हम सेल का ही अरेंजमेंट कर रहे हैं। हालांकि लेवल बढ़ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे देखो, मान लो सेल है ही नहीं बेटा, तो बता बिना सेल के टिश्यू होगा? जल्दी जल्दी, यस सर नो? नो सर। बिना टिश्यू के ऑर्गन नहीं होगा, बिना ऑर्गन के ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। दैट मींस हर जगह पे किसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है? हर जगह पे सेल का। ऑर्गेनाइजेशन और सेल into organ and into organ system बेटा, this organization is called as level of organization। तो level of organization क्या है, ये समझ आया कि नहीं समझ आया? अब मैं आपको बाद में एनसीईआरटी पे ले जाऊंगा। ये तो क्लियर हो गया ना बच्चा? यस सर। अब मैं आपको एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है ना? और देखो, एनिमल किंगडम को आपको अच्छे से याद रखना है, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको बेटा ट्रिक थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़े। बिकॉज एनिमल किंगडम थोड़ा बहुत मतलब मेरे को टफ नहीं लगता है, पर बच्चों को टफ लगता है। बिकॉज एग्जाम्पल्स याद करना मुश्किल है कि कौन सा सेल्यूलर है, कौन सा टिश्यू है, ठीक है, कौन सा ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। तो अगर आप ट्रिक्स याद रखेंगे ना, तो ट्रिक से आपको एक फायदा होगा बेटा कि आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपके लिए चीजें मुश्किल या डिफिकल्ट नहीं होंगी बेटा। तो ट्रिक क्या है? एकदम सिंपल वाली ट्रिक है, एकदम बच्चों वाली ट्रिक। करना है क्या आपको बेटा? सबसे पहले आपको ये जो चीज और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको हम 3 चीजों में बांटेंगे बेटा, ध्यान से देख लेना। इसको मैं 3 मेजर चीजों में बांटूंगा। सेल में बांटूंगा, ऑर्गन में बांटूंगा और ऑर्गन सिस्टम में बांटूंगा, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं। तो मैं यहां से सेल ले लेता हूं बेटा, फिर मैं टिश्यू ले लेता हूं, और फिर मैं ऑर्गन सिस्टम ले लेता हूं। ध्यान से देख लेना, ऐसे ऑर्गन सिस्टम ले लेता हूं, इसको हटा देता हूं मैं। और ट्रिक्स बहुत काम करती है एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में बहुत लोड होता है दिमाग पे। आपको बहुत सारी सिंपल चीजें बेटा टफ लगने लगती है एग्जाम में। अगर आपके पास ट्रिक होगा तो आप इजिली उसको डिकोड कर सकते हैं। और ट्रिक्स में बेटा अपना दिमाग नहीं लगाना है ना? ट्रिक इज ट्रिक बेटा। अगर आप इसको लॉजिक ढूंढेंगे ना, तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ट्रिक को आप ट्रिक की तरीके से ले लो, इसमें दिमाग नहीं लगाना, कैसे, क्यों, कब, इसमें वो नहीं चलता है। ये आप देख रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं ऐसे कर लेता हूं। चलिए, अब मेरे को बताओ बेटा, इस ग्राफ मतलब जो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया ना, इस टेबल में नंबर 1 पे कौन सी चीज आती है, नंबर 2 पे कौन सी चीज आती है, नंबर 3 पे कौन सी चीज आती है? सेल आ रहा है नंबर 1 पे, है ना? यही ट्रिक है, ध्यान से सुन लेना, यही ट्रिक है बेटा। 2 पे आ रहा है टिश्यू और 3 पे आ रहा है ऑर्गन सिस्टम बेटा। ऐसे ही है ना? अब ऑर्गन के लिए मैं आपको अलग से नोट लिखाऊंगा, बट अभी आप ये वाला ट्रिक पहले याद रखो। तो फर्स्ट पे है सेल, सेकंड पे टिश्यू एंड थर्ड पे ऑर्गन सिस्टम, है ना? आप ध्यान से देख लो, हमने अभी कुछ फाइलम्स के नाम याद किए थे, जैसे पोरिफेरा, है ना,
शाबाश। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटहेलमिन्थ्स, नेमेटहेलमिन्थ्स, एंड फिर बाद में बेटा कहाँ तक चले गए हम, कॉर्डेटा तक चले गए। ये सभी को याद है ना अभी, ये सीक्वेंस सभी को याद है कि नहीं है? चलो अब इस सीक्वेंस में मेरे को बताओ, अब इस सीक्वेंस, ट्रिक समझ लेना बेटा, अब इस सीक्वेंस में मेरे को बताओ बेटा फर्स्ट नंबर पे कौन सा फाइलम आ रहा है, फटाफट बताइए। फर्स्ट नंबर पे कौन सा फाइलम, इसको मैं ऐसा हाईलाइट कर। हाँ, अब मेरे को बताओ बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फाइलम्स में तो सबसे पहले पोरिफेरा है ना। फाइलम्स, अपना माइक ऑफ करके रखो बेटा, माइक ऑफ करके रखो, माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस है। फाइलम्स में तो सबसे पहला फाइलम पोरिफेरा है, जैसे मैंने साइड में बना दिया थोड़ा बहुत, है ना। अब इसको आप कंपेयर करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहली पोजीशन पे सेल है, तो पहली पोजीशन पे बेटा जो फाइलम आपको आ रहा है ना, उसी को आप किसको कंपेयर करेंगे बेटा, पहली पोजीशन पे जो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिंपल है बेटा, पहली पोजीशन पे पोरिफेरा है तो ऑटोमेटिकली बेटा पहली पोजीशन पे कौन आएगा, सेल, बिकॉज पहली पोजीशन पे था, यहाँ पे पोरिफेरा ही आएगा। तो रटने की जरूरत नहीं, दैट मींस पोरिफेरा के पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पॉन्ज के पास, पोरिफेरा इज आल्सो कॉल्ड ए स्पॉन्ज बेटा, तो स्पॉन्ज के पास क्या होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये तो क्लियर हो गया। ये तो प्रोटोजोआ पे मैं अभी आऊंगा, थोड़ी देर बस वेट कर लो, प्रोटोजोआ में अलग से डिस्कस करने वाला, बिकॉज प्रोटोजोआ अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं अभी अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो पोरिफेरा किसके अंदर आता है बेटा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आता है। अब मेरे को बताओ बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे सेकंड पोजीशन पे कौन है? शाबाश। लिबेरिया। नहीं, सेकंड पोजीशन पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड है ना। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक चले, माइक प्लीज साथ साथ ऑफ किया करो यार। चलिए इधर देख लीजिए, सेकंड पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है टिश्यू। तो अगर आप वापस जाएंगे फाइलम के लिस्ट पे बेटा, तो फाइलम के लिस्ट पे आपको क्या करना है, पोरिफेरा के बाद जो दो फाइलम आते हैं, यहाँ पे सेकंड में आप दोनों फाइलम्स को लेंगे, तो दोनों में कौन कौन आ रहा है बेटा, दोनों में आपका सीलेंट्रेटा आ रहा है और टीनोफोरा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों किस में आएंगे बेटा, दे विल बी इंक्लूडेड इन द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली पोजीशन पे पोरिफेरा था तो वो सेल में चला गया। सेकंड पोजीशन पे आपको याद रखना ट्रिक के बेटा, सेकंड पोजीशन पे याद रखना है कि जो पोरिफेरा के बाद दो फाइलम आएंगे, तो दो पोरिफेरा के बाद कौन कौन आता है, सीलेंट्रेटा आता है और टीनोफोरा आता है। तो ये दोनों किस में चले जाएंगे, ये दोनों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। अब इसके बाद जितने भी फाइलम्स आते हैं बेटा, ठीक है, वो ऑर्गन सिस्टम में जाएंगे। इसके बाद क्या क्या था, प्लेटहेलमिन्था, नेमेटहेलमिन्था, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो ऑल अदर्स बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल अदर्स जो है, ऑल अदर्स जो है बेटा, वो किस में चले जाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। बट यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी, यहाँ पे आपको एक नॉट ट्रिक बेटा, नोट याद रखना। नोट क्या याद रखना, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है दैट प्लेटहेलमिन्थ्स बिलोंग टू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब एनसीईआरटी ने हमको कंफ्यूज कर दिया, उसने प्लेटहेलमिन्था में बोला इसमें ऑर्गन भी है एंड ऑर्गन सिस्टम भी है। बट आप नोट में याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कि प्लेटहेलमिन्थ्स जो होते हैं ना, प्लेटहेलमिन्थ्स के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, या जैसे पूछा भी गया है, तो उन्होंने वहां पे बेटा आपको ऑप्शन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाला नहीं दिया है, उन्होंने खाली ऑर्गन का ऑप्शन दिया है, सेकंड में बेटा ऑर्गन सिस्टम का दिया है, थर्ड में टिश्यू का दिया है, एंड फोर्थ में सेल का दिया है। नन ऑफ द अबो या बोथ ए एंड बी का ऑप्शन है ही नहीं। तो बिकॉज यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो आप ऐसी केस में बेटा किस पे टिक करेंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे टिक करेंगे। बट अगर मान लो आने वाले फ्यूचर में बेटा क्वेश्चन ऐसे आया, सेम क्वेश्चन आया, प्लेटहेलमिन्थ्स हैव डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, और ऑप्शन में कहीं पे दिया हो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तो वहां पे आप उसी पे टिक करेंगे। बट अगर ऑर्गन अलग दिया है, ऑर्गन सिस्टम अलग दिया है, और फिर ए एंड बी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे आप मेरे भरोसे पे बेटा, ठीक है ना, आंख बंद करके आप किस पे टिक करके आएंगे,
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे टिक करके आएंगे। दिस मच इज क्लियर बेटा? ये याद हुआ कि अभी याद नहीं हुआ? शाबाश, ये समझ आया? वाला नहीं समझ फिर से मजा बता। नहीं आया सर, तभी से किसी बता किसी दो। सर वन मोर अगेन। सर नोट देखो वाला। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लो बेटा। माइक ऑफ कर दीजिए, आप माइक ऑफ कर दीजिए, इधर देख लीजिए। ये हो गया हमारा पोरिफेरा। प्रोटोजोआ पे मैं अभी आऊंगा। पोरिफेरा, फिर हमारा हो गया बेटा सीलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं ना। और फिर हमारा हो गया टीनोफोरा। ध्यान से देख लो, टीनोफोरा। ठीक है, इसको हम डिकोड कर ही चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पोरिफेरा किस में जाएगा बेटा? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। सेल्यूलर लेवल मतलब पोरिफेरा के अंदर टिश्यू नहीं बनेगा। पोरिफेरा कभी टिश्यू बना ही नहीं सकता बेटा। क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज इसके अंदर सेल्स का ग्रुप होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, जो आपस में कहीं कहीं पे बेटा ग्रुप बना के मिलके तो काम करती है, बट कभी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाती बेटा। वो डिवीजन ऑफ लेबर तो दिखाती है, बट उस डिवीजन ऑफ लेबर में कभी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो हमेशा सेल्यूलर लेवल पे ही रहती है। इसको मैं थोड़ा अभी अलग से भी डिस्कस करूंगा। तो अभी बस इतना भी याद रख लीजिए कि पोरिफेरा के अंदर टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता, ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होता। तो फिर क्या है? इट इज जस्ट ए क्लस्टर ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स। तो पोरिफेरा को अगर आप बनाना चाहते हो ना, तो पोरिफेरा को बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ सेल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, और जब वो इकट्ठी हो जाएंगी बेटा, तो वो क्या बनाएगा? वो पोरिफेरा बनाएगा। लेकिन जब आप सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा की बात करते हैं, बिकॉज दे आर मॉडिफाइड एनिमल्स बेटा, इनको हमने बनाया आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा। तो मॉडिफिकेशन हमने इनमें क्या किया बेटा? हमने इनके अंदर सेल्यूलर लेवल को हटा के क्या लाया? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाया बेटा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाया। आपको पता है बेटा टिश्यू इज बेटर देन सेल्यूलर लेवल। तो सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में आपको क्या मिलता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। अब इसके बाद क्या बचा बेटा? इसके बाद बचा हमारे पास प्लेटेहेलमेंट्स, है ना। इसके बाद बचे बेटा नेमेटेहेलमेंट्स। इसके बाद बचे बेटा एनालीड्स। इसके बाद बचे बेटा आर्थ्रोपोड्स अप टू द कॉर्डेटा बेटा। ये सब बच गए ना इसके बाद। तो ये सारे जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं ना, दीज ऑल आर इंक्लूड, ये जो पूरा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब बेटा किस में जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम में जाते हैं। इनमें ऑर्गन मतलब क्या है इसका? ध्यान से देख लो। मतलब ये हुआ निमेटहेलमेंथा में अलग अलग ऑर्गन्स होंगे जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एनिलिडा में अलग अलग ऑर्गन्स होंगे जो आपस में कोऑर्डिनेट कर, हालांकि ऑर्गन का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, ठीक है ना। ऑर्गन का बेटा काम करने का तरीका या काम करने की एफिशिएंसी अलग अलग होगी, बट फिर भी इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्लियर है? तो इन सब में मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट एनसीईआरटी ने बेटा हमको कंफ्यूज करने के लिए एक पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। वहां पे उन्होंने क्या लिखा कि प्लेटहेलमेंट्स जो होते हैं बेटा, दे हैव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात समझ लो, मैं आपको बोल रहा हूं इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है ना? ये तो सभी को क्लियर हो गया। बट प्लेटहेलमेंथा के लिए आपको अलग से बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, दैट प्लेटहेलमेंथा जो होते हैं इनमें एनसीईआरटी ने लिखा है कि इनके अंदर होता है ऑर्गन, मतलब ऑर्गन हो सकता है किसी में, एंड ऑर्गन सिस्टम, किसी में ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है। मतलब कुछ, बिकॉज प्लेटहेलमेंथा में बेटा एक ही बंदा तो नहीं होगा ना। प्लेटहेलमेंथा में अपनी अलग अलग क्लासेस होगी, अपनी अलग अलग सब क्लासेस होगी, अपनी अलग अलग मेंबर्स होंगे। तो कुछ मेंबर में इनको देखने को मिलता है कि इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन, मतलब उनमें खाली एक ऑर्गन होगा, अलग अलग ऑर्गन नहीं, ओनली वन ऑर्गन होगा बेटा। या कुछ में बेटा बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, मतलब 5-6 ऑर्गन, 2-3 ऑर्गन देखने को मिलते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल प्लेटहेलमेंथा में बेटा 2 मेंबर है, एक मेंबर का नाम है ए और दूसरे मेंबर का नाम है बी, और ए में खाली एक ही ऑर्गन मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन मिल रहा है बेटा, या नर्वस सिस्टम मिल रहा है, एंड बी में बेटा नर्वस सिस्टम के अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन भी मिल रहा है। तो इसमें ऑर्गन लेवल हो गया, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। ये एनसीईआरटी ने लिखा है। बट एग्जाम के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, आपको याद क्या रखना है फॉर एग्जाम? याद ये रखना है कि प्लेटहेलमेंथा के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगेन मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी ने दोनों का लिखा है, बट अभी तक एनसीईआरटी के लेवल पे जो क्वेश्चन एग्जाम या मॉक टेस्ट में, एनटीए के मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेटहेलमेंट्स हैव डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। ऑप्शंस में दिया था, ऑप्शन ए में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी में दिया था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी में दिया था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी में दिया था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जब मॉक टेस्ट का की निकला ना,
और की में उन्होंने बेटा सही आंसर कौन सा दिया था, ऑर्गन लेवल का दिया था। तो मतलब एनटीए वाला या एनसीईआरटी वाले ने जो गलती करी ना यहाँ पे लिखने में कि ऑर्गन सिस्टम भी होता है, ये गलती हमें ठीक करनी पड़े। हमें खाली आंख बंद करके एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करना है, हमें ये भी देखना है बेटा कि अगर ये क्वेश्चन पुराने टाइम पे आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है, तो वहां पे एनटीए ने किस आंसर को सही माना, और उन्होंने ऑर्गन लेवल को सही माना है। बट अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लो आपके जिस साल नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देंगे इंशाल्लाह, और एग्जाम में सेम क्वेश्चन बेटा उन्होंने रिपीट किया, और रेपिटेशन में बेटा इस बार आंसर मॉडिफाई हुआ, और आंसर क्या दिया उन्होंने, ऑप्शन ए दिया है बेटा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑप्शन बी में दिया है ओनली ऑर्गन, ऑप्शन सी में दिया है बेटा ओनली ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो इस टाइम पे बेटा आप ऑर्गन लेवल पे टिक नहीं करेंगे, आप ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पे करेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। अभी तो क्लियर हो गया कि अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर हो गया। और जब मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड करूंगा या वीकली टेस्ट लूंगा बेटा, तो वीकली टेस्ट में मैं ये दोनों क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता आपको कल मेन एग्जाम में गलत हो जाए। तो दोनों क्वेश्चन होंगे बेटा वन आफ्टर अनदर। और याद रख लेना, अगर ऑप्शन 4 दिए हैं और 4 में कहीं भी बेटा बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑर्गन लेवल पे टिक करेंगे, ठीक है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये मॉक टेस्ट में उन्होंने ऑर्गन लेवल को ही सही माना था। एनटीए मॉक टेस्ट लेता है, उसमें बेटा उन्होंने ऑर्गन लेवल को सही माना था। लेकिन अगर मान लो बेटा ऑप्शन में कहीं पे आपको बोथ एंड बी का ऑप्शन दिया है, या एक ही ऑप्शन में दोनों दिए हैं, तब आप मोर प्रॉपर्ली बेटा उसी पे टिक करेंगे। बस ये मैं कहना चाहता था। चलिए, तो ये क्लियर हो गया बेटा, दिस मच इज क्लियर? यस सर, यस सर। अब आगे बढ़ने से पहले फटाफट इसको रिवाइज करेंगे। एंड आंसर मेरे को सभी से चाहिए चैट बॉक्स में बेटा। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, मैं सभी का आंसर चेक करूंगा। फटाफट मेरे को बताइए बेटा कि प्लेट हेलमेंट्स के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? फटाफट बताइए, प्लेट हेलमेंट्स के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। चैट बॉक्स नहीं चल रहा है क्या? नहीं सर, चैट बॉक्स नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है। प्लेट हेलमेंट के अंदर चलो ऐसे माइक ऑन करके बताओ, बट फिर जल्दी ऑफ भी कर देना। प्लेट हेलमेट्स के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड बेटा। पॉरिफेरा के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? चले कॉर्डेट्स के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल। बेटा क्लियर हो गया ना? ट्रिक एकदम क्लियर है, सभी को दिमाग में बैठ गई ना ये? यस सर। अब हम आते हैं वापस। अब आपको लग रहा होगा सर आपने बड़ी कहानी सुना ली, बट हमको तो नहीं लग रहा है एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आपके शक को दूर करने के लिए हम एनसीईआरटी का चक्कर लगा के आते हैं, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी में लिखा है बेटा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? दो माइक्स ऑफ कर लीजिए प्लीज सभी लोग, माइक्स ऑफ कर लीजिए सभी लोग फटाफट। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया और मल्टीसो। देखो ये और एक क्वेश्चन बन जाता है बेटा, शुरुआत में देखो आपको फटाफट क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। अब मैं आता हूं, जो अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर आपने प्रोटोजोआ के बारे में कुछ नहीं बोला, उस पे मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा है बेटा? दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे आपको एक गलती का मतलब जो आप गलती कर सकते हैं बेटा पढ़ते समय एनसीईआरटी को, उसका ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है, मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटोजोआ अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला ये हमारा एंसेस्टर है बेटा। फिर प्रोटोजोआ के बाद मैंने आपको पढ़ाए सारे एनिमल्स जो फाइलम्स आपको याद रहे हैं, फ्रॉम पोरिफेरा टू मैमल बेटा। तो ये मैंने आपको सारे पढ़ाए है ना। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं ना, प्रोटोजोआ ना तो सेल्यूलर लेवल में आता है, ना तो टिश्यू में आता है, ना तो ऑर्गन में आता है, ना तो ऑर्गन सिस्टम में आता है। तो फिर कहाँ पे आता है बेटा? है प्रोटोजोआ के लिए हम एक अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बोलते हैं बेटा। अब मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एनिमल किंगडम में हमें ये यहाँ पे नहीं पढ़ना है, कि आपको सर पढ़ाएंगे बेटा। जब आपको सर प्रोटिस्टा पढ़ाएगा ना महेश सर, प्रोटिस्टा में वो प्रोटोजोआ भी आगे पढ़ाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया। बट फिर भी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रोटोजोअन्स के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। प्रोटोप्लाज्मिक एंड सेल्यूलर लेवल में डिफरेंस क्या है बेटा, ये समझ लीजिए। प्रोटोप्लाज्मिक बेटा प्रोटोजोअन्स के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पे
यूनिसेलुलर बॉडी जो होती है ना, वो परफॉर्म करती है ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बेटा। मतलब एक सिंगल सेल होगा और यही सिंगल सेल बेटा बॉडी के सारे काम करेगा। बॉडी के सारे काम करने का मतलब यही हुआ कि यही सेल रिप्रोडक्शन भी करेगा, यही सेल डाइजेशन भी करेगा। जैसे मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल आपको दे सकता हूं, हालांकि बैक्टीरिया इधर नहीं आएगा, बट समझने के लिए बेटा, या पैरामीशियम का एग्जांपल, या एमोबा का एग्जांपल ले सकते हैं। एमोबा रिप्रोडक्शन भी खुद करता है। ये माइक ऑफ कर दो बेटा, मेरे को अपना ही साउंड वापस आ रहा है। एमोबा रिप्रोडक्शन भी खुद ही करता है। एमोबा सूडोपोडिया की मदद से लोकोमोशन भी खुद ही करता है। एमोबा वैक्यूल या फाइगोसाइटोसिस की मदद से बेटा डाइजेशन भी खुद ही करता है। आप समझ रहे हैं ना? तो मतलब एमोबा एक सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना हुआ एनिमल है, और वही सिंगल सेल बेटा सारे लाइफ के काम खुद कर रही है। तो ऐसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हो, सिंगल पे ध्यान देना है, सिंगल सेल का बना हो और सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस वही सिंगल सेल कर रहा हो, ऐसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर प्रोटोप्लाज्मिक एंड सेल्यूलर में डिफरेंस क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक एंड सेल्यूलर में डिफरेंस ये बेटा कि सेल्यूलर के अंदर एक सेल काम नहीं करता है, सेल्यूलर के अंदर बेटा क्लस्टर ऑफ सेल्स काम करता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स काम करता है। अब वो ग्रुप ऑफ सेल्स बेटा मिलके काम करे तो वो टिश्यू बनेगा, मिलके काम नहीं करे तो क्लस्टर ऑफ सेल्स अलग अलग अपना काम बांट सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको पॉरिफेरा भी दिखाऊंगा, पॉरिफेरा के अंदर बेटा एक ग्रुप ऑफ सेल्स डाइजेशन कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स पानी को अंदर लाने का काम कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स पानी को बाहर भेजने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स देख रहे हो, ये टिश्यू नहीं बना रहा है, ये ऑर्गन नहीं बना रहा है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स बेटा यहाँ पे मिलके काम कर रहा है। अब मिलके काम करने को खाली हम टिश्यू तो नहीं बोलते हैं ना, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग शाबाश सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन। बेटा ये सेल्स तो काम सेम कर रही है, बट इनका ओरिजिन एक जैसा नहीं है बेटा, इनका ओरिजिन अलग अलग है, इसलिए हम इसको टिश्यू नहीं मानते। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्लस्टर ऑफ सेल्स काम करता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में एक अकेली सेल काम करती है, और वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कहाँ पे देखने को मिलता है? प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। आप समझ गए ना? तो बताओ बेटा, एनिमल्स के अंदर अगर मैं प्रोटोजोआ को बता दूं या प्रोटोजोआ को आपको बेटा मतलब इन कंसिडरेशन ले हम, तो बताओ प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल होगा कि मल्टीसेलुलर एनिमल होगा? वेरी गुड बच्चा। और यही रीजन है बेटा कि प्रोटोजोआ को हम एनिमल किंगडम में नहीं पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ को हम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ते हैं, बिकॉज ऑल द यूनिसेलुलर एनिमल्स, ऑल द यूनिसेलुलर प्लांट्स बेटा दे आर स्टडीड अंडर प्रोटिस्टा। क्लियर है ना? यही रीजन है हम इसको अलग से एनिमल किंगडम में नहीं डालते हैं, हम इसको स्टडी प्रोटिस्टा में करते हैं। अब प्रोटिस्टा के अलावा बेटा या प्रोटोजोआ के अलावा जितने भी बचे हुए एनिमल्स हैं, चाहे वो पॉरिफेरा हो, सीलेंट्रेटा हो, टीनोफोरा हो, they are all multicellular beta. तो except protozoa, all the members of Animalia या all the members of animal kingdom बेटा they are multicellular animals. ये समझ आया अभी कि नहीं समझ आया? सर एनिमलिया मींस क्या है सर? एनिमल किंगडम बेटा, किंगडम ऑफ एनिमल्स, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, पॉरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तो इसी किंगडम को हम एनिमल किंगडम या शॉर्ट में एनिमिलिया बोलते हैं। समझ आया मेरा बच्चा? यस सर। हो गया, वेरी गुड। चलिए तो आप यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी हमेशा ट्रिक खेलता है आपके साथ। पहली ट्रिक यहाँ पे एनसीईआरटी ने खेली, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टीसेलुलर। प्रोटोजोआ भी एनिमिलिया का ही मेंबर है, बट याद रखना है दैट इज नॉट मल्टीसेलुलर बेटा, दैट इज अ यूनिसेलुलर मेंबर। और बिकॉज वो यूनिसेलुलर है इसीलिए हम उसको एनिमिलिया में नहीं पढ़ते हैं, उसको कहाँ पे पढ़ते हैं हम? शाबाश, कहाँ पे पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा में। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। All of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. ये मैंने आपको अभी अभी दिखाया बेटा। आपने देखा पॉरिफेरा भी एनिमल है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा भी एनिमल है, प्लेटहेलमिंथा भी एनिमल है, एंड निमेटहेलमिंथा से लेकर कॉर्डेट तक वो भी एनिमल है। तो बताओ बेटा, क्या इनमें सिमिलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? नो सर। नो। तो वही यहाँ पे एनसीईआरटी आपको दिखा रहा है कि हालांकि सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर है। ध्यान से देखो बेटा क्या बता रहा है एनसीईआरटी। हालांकि सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर है, ऑल द मेंबर्स आर मल्टीसेलुलर, बट मल्टीसेलुलर में बेटा कोई सेल्यूलर है, कोई टिश्यू है, कोई ऑर्गन है एंड कोई ऑर्गन सिस्टम है। तो यही आगे कंटिन्यूशन में देखा, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। बेटा सब में ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि सब मल्टीसेलुलर ही है, बट एवरीवन के पास बेटा सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई सेल्यूलर है, कोई टिश्यू है, कोई ऑर्गन है, कोई ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्ज, स्पॉन्ज मतलब
पोरिफेरा। पोरिफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्ज है बेटा, है ना। अब क्यों स्पॉन्ज इसको बोलते हैं, जब मैं पोरिफेरा पढ़ाऊंगा वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। इन स्पॉन्ज द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। देखो कितनी जबरदस्त लाइन लिखी है यहाँ पे बेटा। तो द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। अब लूज सेल एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये यहाँ पे पोरिफेरा आपको दिखाई दे रहा है ना। तो पोरिफेरा की बॉडी में छोटे छोटे पोर होते हैं, जो आप ऑलरेडी जान चुके हैं बेटा, जब आपने 9th में पढ़ा होगा पोरिफेरा को। ये छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। ध्यान से देख लीजिए, ये पोरिफेरा है बेटा। पोरिफेरा की बॉडी में ये देख लीजिए छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। और इन ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, पानी अंदर आता है। अब पानी जब अंदर आएगा बेटा, तो ये इस गैप में जमा होने लगता है पानी। दिस गैप इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील बेटा। और पानी के साथ ये फूड अंदर लाते हैं, खाना अंदर लाते हैं, और वो खाना बेटा यहाँ पे खाया जाता है बाय स्पेशल, वो कौन सी सेल्स है वो, और खाली पानी को फिर हम बाहर निकालते हैं, ऑसिकुलम बोलते हैं। मतलब पोरिफेरा में पानी अंदर आएगा ऑस्टिया से, खाना लेके, खाने को खाएंगी बेटा अंदर स्पॉन्जोसील की सेल्स, और खाली पानी को बेटा मतलब एम्प्टी वाटर को फिर हम कहाँ पे भेजेंगे, ऑस्कुलम से बाहर भेजेंगे। अब ये जो ऑस्टिया आपको दिखाई दे रहा है ना, सुन लो पहले ध्यान से बेटा, ये जो ऑस्टिया आपको दिखाई दे रहा है, ऑस्टिया का काम है पानी को अंदर लाना। और ये ऑस्टिया किससे बनता है बेटा, ये इस सेल से बनता है जो आपको इधर दिखाई दे रही है। दिस सेल इज कॉल्ड एज पोरोसाइट बेटा। तो मतलब पोरिफेरा के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल है बेटा, जो एक साथ मिलके काम नहीं कर रहा। दे आर, यहाँ पे ध्यान से, ये एक पोरोसाइट इधर है, ये दूसरा पोरोसाइट इधर होगा, तीसरा पोरोसाइट इधर होगा, है तो ये क्लस्टर ऑफ सेल, बट ये फिर भी टिश्यू नहीं बना पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है बेटा, बिकॉज दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। लेकिन काम तो सेम ही कर रहा है ना, बात समझ आ रही है। तो जो आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखा है ना, स्पॉन्ज के अंदर सेल्स अरेंज्ड है लूज एग्रीगेट में। लूज एग्रीगेट का मतलब ये हुआ बेटा कि वो टिश्यू नहीं बना पा रही है, वो ऑर्गन नहीं बना पा रहे, बट फिर भी आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए, पिनेकोसाइट एक सेल है, ये इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, बच्चा प्लीज माइक्स ऑफ कर दो, माइक ऑफ, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, माइक ऑफ कर दो प्लीज, माइक ऑफ कर दो प्लीज। इधर देख लीजिए, पोरिफेरा क्यों नहीं सुनते आप इधर का, ध्यान से देख लो बेटा। पोरिफेरा के अंदर आपको एक सेल दिखाई दे रहा है लोफोसाइट, दूसरा दिखाई दे रहा है पिनेकोसाइट, तीसरा दिखाई दे रहा है ऊसाइट, चौथा दिखाई दे रहा है पोरोसाइट, पांचवा दिखाई दे रहा है एमोबोसाइट, छठा दिखाई दे रहा है सिक्लेरोसाइट, और एक दिखाई दे रहा है कोनोसाइट बेटा। तो डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये डिफरेंट नंबर ऑफ सेल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देख लो। लोफोसाइट कोलेजन को सिक्रीट कर रहा है, पिनेकोसाइट जो होता है बेटा वो बाहर वाली कवरिंग बना रहा है, मतलब पोरिफेरा की बाहर की बॉडी को बना रहा है। ऊसाइट बेटा एग सेल्स है बेटा, ये एग रिलीज करती है। पोरोसाइट बेटा पोर्स को बनाती है। एमोबोसाइट बेटा फूड को डिलीवर करती है अलग अलग सेल्स के पास। कोनोसाइट जो बेटा वो फूड को डाइजेस्ट करती है, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड या रिसीव करती है फूड को बेटा। सिक्लेरोसाइट बेटा सिलिका के स्पाइक्यूल्स को सिक्रीट करता है। तो मतलब पोरिफेरा की बॉडी तो दिखा रही है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले तो ये बताओ। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि नहीं होता है, पहले ये बताइए। अभी अभी बताया मैंने, नहीं होता है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा सेल्स होती है, और सेल्स अपना अपना काम करती है, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता। डिवीजन ऑफ लेबर बेटा फीचर है किसका, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। बट एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिख रही है, एनसीईआरटी आपकी लिख रही है सम डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर अमोंग द सेल्स। बेटा पोरिफेरा के नीचे लिख रहा है सम डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर अमोंग द सेल्स। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर लेवल डिवीजन ऑफ लेबर टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो फिर ये लेवल बेटा हमको सेल्यूलर में क्यों दिखाई दे रहा है। ये एनसीईआरटी ने बेटा इसको फिर सेल्यूलर में क्यों लिखा, या तो एनसीईआरटी ने गलती करी है, या तो इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ। तो वो राज मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा। राज ये है, एनसीईआरटी ने बिल्कुल गलत नहीं लिखा। एनसीईआरटी ने बेटा लिखा कि पोरिफेरा के अंदर लूज एग्रीगेट ऑफ सेल है। लूज एग्रीगेट से सबसे पहले समझ लो बेटा, लूज एग्रीगेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है बेटा। समझ आया ना। कोऑर्डिनेशन कहां पे डेवलप हुआ था, सेल्यूलर लेवल में कि टिश्यू लेवल में, पहले ये बताइए। अभी भी बताया मैंने, कोऑर्डिनेशन की प्रॉपर्टी टिश्यू लेवल में ना। अब यहाँ पे जो लूज एग्रीगेट लिख रहा है ना, लूज एग्रीगेट आपको इनडायरेक्टली बताना चाहता है एनसीईआरटी कि लूज एग्रीगेट का मतलब वो सेल्स तो ग्रुप में है,
और सेल्स एक समान काम कर रही है, बट उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है बेटा। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ, इस सेल को जब मर्जी हो जाएगी ये एग रिलीज करेगी, इस सेल को जब मर्जी हो जाएगी पानी को अंदर लाएगी। ये इससे नहीं पूछेगी पानी अंदर लाना है कि नहीं लाना, ये इस वाली सेल से नहीं पूछेगा पानी अंदर लाना है कि नहीं है। इस सेल को जब मर्जी करेगी बेटा तो बाहर से डिवाइड करना शुरू करेगी, ये अंदर वाली सेल से नहीं पूछेगी कि मेरे को डिवाइड करना है कि नहीं करना है। आप समझ रहे ना। लेकिन अगर ये वाली सेल इससे पूछ लेता कि हमें डिवाइड कब करना, बिकॉज दोनों लेयर बनाती है, ये अंदर का बाहर का लेयर बनाती है, ये अंदर का लेयर बनाती है, और अगर ये इससे पूछ लेती कि मेरे को डिवाइड करना है आप भी डिवाइड कर लो, या ये एक्सेल इससे पूछ लेती बेटा कि खाना प्रॉपर्ली है हमारे पास, अगर खाना प्रॉपर्ली है तो फिर मैं डिवाइड करके दूसरी एक्सेल बना लेती हूँ। बट इनके बीच में ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं बेटा। तो बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं मान सकते हैं। तो फिर ये क्या रह जाएगा बेटा, ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रह जाएगा। समझ आया मेरा बच्चा कि नहीं समझ आया? सर आया सर। चले अब देखो इधर क्या लिखा है, इन स्पॉन्ज द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनको हम सेल क्लस्टर्स भी बोलते हैं, एज सेल क्लस्टर्स। ये एग्जाम में नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको हम सेल क्लस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इधर नीचे ध्यान से क्या लिखा है, सम डिविजन ऑफ लेबर ऑकर अमंग द सेल्स। ऊपर बोल रहा है सेल्यूलर लेवल, नीचे बोल रहा है डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम बस इतनी सी है, यहाँ पे लूज एग्रीगेट है, लूज एग्रीगेट मतलब सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन होता तो फिर हम इसको भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मानते हैं। सो दिस मच इज क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज प्लीज याद रख लेंगे, हम आगे दोबारा पढ़ेंगे, बट ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। और ये होमवर्क कल सब करके आएंगे कि लोफोसाइट का क्या काम है, पेनेकोसाइट का क्या काम है, ये मैं कल पूछूंगा। oocyte का क्या काम है, पोरोसाइट का क्या काम है, एमोबोसाइट का क्या काम है, सिक्लेरोसाइट का क्या काम है, एंड कोनोसाइट का क्या काम है, ये आप कल पढ़ के आएंगे। बट इंशाल्लाह कल ही या परसों की क्लास में पोरिफेरा पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं डिस्कशन में आपको ये पूरी चीजें समझा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज रिगार्डिंग स्पॉन्ज। अब सीलेंट्रेट्स की बात करें तो सीलेंट्रेट्स में क्या है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। अरेंजमेंट ऑफ सेल मोर कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज बेटा। मतलब शॉर्ट में सीलेंट्रेट्स के अंदर क्या पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, हिंस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटहेलमिन्ट्स बेटा, ठीक है ना। तो प्लेटहेलमिन्ट्स के अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हायर क्यों है, बिकॉज ऑफ कोर्स बेटा सबसे छोटा है सेल, उसके ऊपर है टिश्यू, उससे ऊपर है ऑर्गन, उससे ऊपर है ऑर्गन सिस्टम। तो प्लेटहेलमिन्थ हमें ऑर्गन लेवल, अब मैंने यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम हटा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन एग्जाम में आंसर करने में ना हो, ठीक है ना। तो प्लेटहेलमिन्थ के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ऑर्गन लेवल इज मच बेटर, मच मॉडिफाइड देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। अब इसके बाद क्या है, other higher phylas where tissues are grouped together to form organs each specialized for particular function। मतलब प्लेटहेलमिन्था के अलावा जो आपको बाकी फाइलम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, उनमें बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जुड़ जाते हैं और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। और जब आप ग्रुप ऑफ ऑर्गन जुड़ के स्पेशलाइज्ड फंक्शन काम करने लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। इन एनिमल्स लाइक, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में सारी कॉर्डेट्स, फिश से लेकर मैमल तक बेटा, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ईच सिस्टम, ऑर्गन्स अब जुड़ रहे हैं और वो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना अलग अलग काम है बेटा। दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इंटेगमेंट्री सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इम्यून सिस्टम इसमें लिखना भूल गया मैं। तो ये सारे सिस्टम्स क्या करते हैं, ये अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मस्कुलर सिस्टम का काम नहीं कर सकता, मस्कुलर सिस्टम इंटेगमेंट्री का काम नहीं कर सकता, इंटेगमेंट्री लिम्फेटिक का काम नहीं कर सकता। तो एवरी सिस्टम हैज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं बेटा, वो नीट की कोचिंग करते हैं और उनको नहीं पता होता हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स है। तो बीइंग ए गुड बायोलॉजी स्टूडेंट बेटा, तो एक बार देख लेना इसको और सिस्टम को याद रखने की कोशिश करना। और इन सिस्टम्स को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कब, जब हम एनिमल फिजियोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
सीलेंट्रेटा है बेटा, इसको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह दोबारा से। सीलेंट्रेटा की दो फॉर्म होती है, एक को हम बोलते हैं पॉलिप एंड दूसरे को हम बोलते हैं मेड्यूसा। पॉलिप बेटा एक ही जगह पे रहता है, ये घूम नहीं सकता, ये इधर उधर मुंह नहीं कर सकता, लेकिन मेड्यूसा बेटा इधर उधर मुंह कर सकता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, पॉलिप में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, गैस्ट्रोडर्मिस दिखाई दे रहा है। एपिडर्मिस मतलब बाहर वाली टिश्यू की लेयर, गैस्ट्रोडर्मिस मतलब अंदर वाली टिश्यू की लेयर। और टिश्यू की लेयर क्यों बनी इसमें? बिकॉज इट बिलोंग्स टू सीलेंट्रेटा बेटा, ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है, इसलिए इसमें टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। और एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक जेल लाइक लेयर होती है, एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। क्या है ये, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं सीलेंट्रेटा, बस यहाँ पे आइडिया देने के लिए कि टिश्यू कौन कौन सा होता है। तो एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है गैस्ट्रोडर्मिस। यहाँ पे आप देख लीजिए बेटा, ये प्लेट हेलमेंथा है, तो प्लेट हेलमेंथा में ध्यान से देख लो, टेस्टीज लिखा हुआ है बेटा, है ना। टेस्टीज बेटा, स्पर्म डक्ट मतलब जो इधर से स्पर्म निकलेगा वो स्पर्म डक्ट में जाएगा, ओविडक्ट। और टेस्टीज क्या है बेटा? टेस्टीज इज अ ऑर्गन बेटा, इंटेस्टाइन इज अ ऑर्गन, तो इसमें ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे आपको। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक चीज याद रखेंगे, अच्छा मेरे को ये बताओ डॉर्सल एंड वेंट्रल का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना प्लेट हेलमेंट्स आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड एनिमल्स, तो डॉर्सल एंड वेंट्रल का मतलब क्या होता है? टॉप टू बॉटम सर। वेरी गुड बच्चा। अगर मान लीजिए ये एनिमल है मेरे पास, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम बच्चा, आपका नाम क्या है? गुलजार अहमद। वेरी गुलजार, गुड। मेरे अंकल का नाम भी गुलजार अहमद है, चलो ये तो याद रह जाएगा मेरे को। तो ये देखो बेटा, ये एनिमल है ना। जैसे एनिमल छोड़ दो, मैं हूं बेटा, या मैं भी छोड़ दो, एक और चीज देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये इंसान है बेटा, आपकी तरफ देख रहा है ना, ये आंखें इसकी और ये इसका मुंह है, तो ये आपकी तरफ इस टाइम पे देख रहा है। तो इंसान की बॉडी का वो हिस्सा जो आपकी तरफ है अभी, मतलब जो आपको फेस कर रहा है बेटा, या अगर मैं इंसान को लेट, मान लो ये एनिमल बेटा ऐसे नीचे लेट गया, इसने पेट नीचे की तरफ कर लिया और अपना बैक ऊपर की तरफ कर लिया। ये जो पेट वाला हिस्सा होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल, इसको वेंट्रल बोलते हैं। और जो पीछे वाला होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल, है ना। अगर एनिमल खड़ा है तो आगे वाला हो गया वेंट्रल और पीछे वाला हो गया डॉर्सल। अगर लेटा हुआ है तो नीचे वाला हो गया वेंट्रल एंड ऊपर वाला हो गया डॉर्सल बेटा। तो ये भी याद रख लें बिकॉज आगे काम आएगा कहीं कहीं पे। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा। आई होप आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आया होगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? शाबाश, कोई डाउट? सर ओपन टाइप और क्लोज टाइप ऑर्गन सिस्टम में सर कंफ्यूजन। देखो, ओपन टाइप ऑर्गन सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑर्गन सिस्टम कुछ होता ही नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर दो दिमाग में। बट ओपन टाइप डाइजेस्टिव, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। तो ओपन टाइप ऑर्गन सिस्टम आप नहीं बता सकते बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक ओपन टाइप ऑर्गन सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑर्गन सिस्टम। बट ऑफ कोर्स देयर इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। वो क्या है बेटा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओपन टाइप में ब्लड डायरेक्टली ऑर्गन्स के आसपास में रहता है एंड क्लोज टाइप में बेटा ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में रहेगा, वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक तो पहले समझ आ गया ना जितना हमने अभी देखा? दिस मच इज क्लियर? चलिए अब आगे देख लीजिए क्या लिखा है। ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज बेटा। मतलब क्या है इसका? चलो आप इसका आंसर करेंगे। मैंने अपना हार्ट निकाला, है ना, अपना दिल मैंने ले लिया बेटा, हाथ में आते हैं पिक्चर आती है बेटा व्हाट्सएप पे, किसी बंदे ने अपना दिल निकाल के हाथ में रखा होता है। तो इमेजिन कर लो मैंने अपना हार्ट निकाल के अपने हाथ में रखा और साइड में बेटा एक मछली देख रही है पानी में और उसको बुरा लगा है, उमर सर ने अपना दिल निकाल लिया, उसने भी अपना दिल निकाल के बेटा बाहर कर दिया। तो बताओ मेरा दिल, मेरा हार्ट और उस मछली का हार्ट बेटा एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग। फटाफट अलग अलग। वेरी गुड। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा एक ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, एक ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं कंपेयर करूंगा बेटा विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हेलमेंट्स, एनालिड्स, मोलस्क्स और ऑर्थ्रोपोड्स बेटा। तो बताओ इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग। चलो ये छोड़ दो, ये तो मतलब ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिंपल, मैंने काऊ का निकाला स्टोमक बेटा, काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम निकाला और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम निकाला। तो बताओ काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा है कि अलग अलग है बेटा? अलग अलग है। अलग अलग। अलग अलग। आप समझ रहे हैं ना? तो वही यहाँ पे लिख रहा है बेटा आपका एनसीईआरटी। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी हल्के में मत लेना बेटा। यहाँ पे एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बात लिख रहा है, वो बता रहा है कि ऑर्गन सिस्टम जो डिफरेंट एनिमल्स में होते हैं बेटा, एनिमल आपको अभी पता है कौन कौन सा है, फ्रॉम पोरिफेरा टू द सिलेंट्रेटा बेटा, उनमें क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब वो अलग अलग प्रकार के हैं।
किसके बेसिस पे? उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि किसी में ब्रेन है प्रेजेंट बट ज्यादा मॉडिफाइड नहीं है, किसी में ब्रेन प्रेजेंट है और हाईली मॉडिफाइड है बेटा, ये कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस हो गया। ठीक है, किसी में डायजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है बेटा तो लेस मॉडिफाइड है, किसी में डायजेस्टिव सिस्टम है तो मोर मॉडिफाइड है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ मतलब शॉर्ट में किसी में कॉम्प्लेक्स तरीके का ऑर्गन सिस्टम है एंड किसी में सिंपल तरीके का ऑर्गन सिस्टम है, बट दोनों में ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा बच्चे। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पे एक अच्छी चीज लिख रहा है यहाँ पे। अच्छा मेरे को बता बेटा एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? फिर मैं क्लास फिनिश कर देता हूँ ये सारा पोर्शन फिनिश करके। माउथ से एलिमेंट्री एनास आज मैंने मेरा क्लास खत्म हो रहा था 1:10 पे, बट मैंने क्लास ले ली बेटा 1:25 तक, बिकॉज मैंने ज्वाइन लेट किया था, हमको लिंक प्रॉपर टाइम पे नहीं मिला था। तो प्लीज इसमें मत सोचना कि क्लास लंबा हो गया, बिकॉज ऑलरेडी हमारा क्लास लेट शुरू हुआ था। ठीक है ना? चलो बता एलिमेंट्री कैनाल क्या है फटाफट। सर माउथ से एनास तक एलिमेंट्री कैनाल। तो मैं बता सकता हूँ बेटा शॉर्ट में एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा सा ट्यूब है ना? इट्स अ लॉन्ग Yes, ट्यूब sir. बेटा, जो शुरू कहाँ से होता है? जो शुरू होता है माउथ से और खत्म होता है एनास। एनएस पे बेटा, है ना? Yes, sir. तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन फॉर एग्जाम बेटा, ऐसा एलिमेंट्री कैनाल, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा जिसमें दो ओपनिंग्स मिले, एक ओपनिंग खाने के लिए मतलब इंजेक्शन के लिए और एक ओपनिंग डेफिकेशन के लिए बेटा। एक ओपनिंग बेटा न्यूट्रिटिव फूड को अंदर लाने के लिए और एक ओपनिंग बेटा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। So such digestive system beta which has both mouth and anus for ingestion and defecation respectively बेटा, ऐसे digestive system को हम बोलते हैं complete digestive system बेटा। This is called as complete digestive system। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? यस क्लियर सर। हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. सिंपल है ना? अब Yes, sir. कुछ एनिमल बेटा जब नेचर ने, मैंने बोला था ना नेचर क्या करता है अपनी लैब के अंदर, क्या कर रहा है ऊपर वाला बेटा, लैब के अंदर क्या कर रहा है? शाबाश, एक्सपेरिमेंट कर रहा है बेटा, है ना? नेचर ने क्या किया बेटा? नेचर ने जब पहला एनिमल बनाया ना, जब शुरुआत के एनिमल बताए, शुरुआत के एनिमल में बेटा नेचर ने एनिमल के अंदर एक ही ओपनिंग रखी, और ये ओपनिंग जब कोई चीज अंदर लेती थी तो माउथ बन जाती थी, और जब कोई चीज बाहर निकालती थी तो एनएस बन जाती थी। तो मतलब कुछ एनिमल्स बेटा आपको एनिमल किंगडम के अंदर ऐसे भी मिलेंगे जिनका माउथ ही उनका एनएस है और जिनका एनएस ही उनका माउथ है। मतलब शॉर्ट में उनके अंदर एक ही ओपनिंग है बेटा जो माउथ का भी काम करती है और एनएस का भी काम करती है। तो ऐसे एनिमल्स में बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें माउथ एंड एनएस एक ही होता है बेटा, सिंगल ओपनिंग होता है, सच डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा। एकदम इजी है, समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया ना बच्चा? चले Yes, अब sir. मेरे को फटाफट बताइए कि इन द कंप्लीट क्लासिफिकेशन बेटा, जो हमने क्लासिफिकेशन का पूरा टेबल लिखा था, मेरे को बताइए पोरिफेरा में माउथ एंड एनस होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ। नहीं सर। आई थिंक नहीं नहीं होगा। होगा, रीजन चाहिए मेरे को, क्यों नहीं होगा? खाली रट के नहीं नहीं है बताना सर। है, लॉजिकली समझाना है। वेरी गुड, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेलुलर लेवल ऑर्गन्स नहीं है। ऑर्गन तो दूर की बात है बेटा, बिकॉज माउथ ऑर्गन बनाने के लिए टिश्यू चाहिए, तो सर टिश्यू भी नहीं है। है ना? तो उनमें तो टिश्यू भी टिश्यू नहीं डेवलप है। है नहीं, तो दैट मींस में माउथ एंड एनस होगा। फिर क्या बचा? फिर बचा सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा और प्लेट हेलमेंट्स बेटा, है ना? तो इन तीनों के अंदर मतलब सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेट हेलमेंट्स के अंदर, इनके अंदर बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये माइक ऑफ कर दो बच्चा, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा, माइक ऑफ कर दो प्लीज। देखो तो पोरिफेरा तो हमने निपटा दिया बेटा, पोरिफेरा खत्म। फिर पोरिफेरा के बाद क्या बचता है? टीनोफोरा बचता है, इसमें टिश्यू पाया जाता है। सीलेंट्रेटा बचता है, इसमें भी टिश्यू पाया जाता है। प्लेट हेलमेंथ आता है, इसमें ऑर्गन पाया जाता है बेटा। इन तीनों के अंदर मतलब सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेट हेलमेंथ के अंदर, इनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। याद रहेगा ना? तो बताओ कंप्लीट किस में होगा? फटाफट जल्दी आंसर चाहिए, कंप्लीट किस में होगा? शाबाश भैया, कंप्लीट किस में होगा? सो गए? स्केलमेंथस पे होगा। निमेंट हेलमेंथस से लेकर
कॉर्डेट्स तक बेटा जितने भी एनिमल्स होंगे ना उनमें कंप्लीट मिलेगा, ठीक है ना। इनके ऊपर जो 3 है बेटा उनमें इनकम्प्लीट मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आप बस खाली ये 3 याद रखो और बाकी तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएंगे बेटा। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? यस सर। यस सर। अब इधर मैं अपना टॉपिक रोक देता हूँ आज के लिए, बिकॉज फिर ये लंबा हो जाएगा। तो कल वाली क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ड्यूटेरियोस्टोम्स क्या होते हैं और प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सिमेट्री में बेटा एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, उनकी एग्जांपल्स की मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको। सीलोम क्या होता है बेटा, सीलोम के हम ट्रिक्स देखेंगे। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, इंशाल्लाह ये वाली चीजें हम कल वाली क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है ना बच्चा? जी सर, थैंक यू। यस सर। चलो अभी जिस बाबू, अभी सुनो बाबू सुनो, जिसको भी कोई डाउट है या जो कोई क्वेश्चन है तो हम 5-10 मिनट इसके लिए ले लेते हैं, तो आप मेरे को वो पूछ सकते हैं और मैं यहाँ पे आंसर करूंगा बेटा। मुझे आस्क का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, प्लीज दीजिए। ये ना मेरे लिए अभी थोड़ा नया है, बट आज मैं इनके साथ बात करके एक बार देख लेता हूँ बेटा ये क्या है। हाँ चलो, अभी अगर कोई डाउट है ना आप माइक ऑन करके 1 बाय 1 अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। यस यस बच्चा पूछिए। गुलजार अहमद हैंड रेज कर रहा है, आप पूछ सकते हो बच्चा। यस आप डाउट पूछ लीजिए। जिसका डाउट है ना बेटा वो हैंड रेज करके पूछना शुरू कर सकता है, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड, या इन जनरल कोई चीज पूछना चाहते हैं रिलेटेड बायोलॉजी बेटा की क्या है कैसा है, आप मेरे से पूछ सकते हो जल्दी जल्दी। सर कोऑर्डिनेशन जो है ना, कोऑर्डिनेशन हाँ हाँ सर, वो उसका डिटेल्स बताइए सर, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ बेटा, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आप अभी रूम पे जी बैठे हैं है ना, आप अभी जी सर। रेस्टिंग कंडीशन में ना एकदम रेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे को जी बता बेटा क्या आपकी सांस मतलब बेटा ब्रीदिंग रेट अभी नॉर्मल है कि बहुत फास्ट नॉर्मल है ना? जब एक जी इंसान सर। की ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होती है तो मेरे को बता बेटा उस टाइम पे उसका हार्ट मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका हार्ट स्लोली स्लोली पंप करता है कि बहुत फास्ट पंप करता है? स्लोली स्लोली। अब इमेजिन कर लो बेटा अचानक से भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया, और जैसे आपको लगा कि अर्थक्वेक आ रहा, आप अपने रूम से दौड़ गए बाहर, आपने जी एकदम सर। रन किया बाहर बेटा। तो जैसे आप सर रन तो करेंगे मेरे को बताओ उस टाइम पे आपका ब्रीदिंग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। और जब ब्रीदिंग बढ़ेगा मेरे को बताओ आपका रेस्पिरेटरी या आपका सर्कुलेटरी रेट मतलब पंपिंग ऑफ हार्ट इंक्रीज होगा यस कि सर, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा सर। आप ध्यान से देख लो बेटा, अब किसने बेटा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को बताया कि आपको जल्दी जल्दी पंप करना है? बिकॉज जब हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा तब आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा टिश्यूज को, और जब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज को मिलेगा तो आपका लंग भी बेटा क्या करेगा, जल्दी जल्दी इंस्पायर एंड एक्सपायर करने लगेगा। तो ये जो यस चीज सर। है ना बेटा, इंफॉर्मेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने भेज दिया किसके पास यस बेटा, सर। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास, या रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को हमने भेज दिया सर्कुलेटरी सिस्टम के पास कि मेरे को भागना है और भागने के लिए मेरे को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए लंग ज्यादा जल्दी जल्दी इंस्पायर एक्सपायर करेगा, और उसको सप्लाई करने के लिए बेटा ब्लड भी जल्दी जल्दी फ्लो करना चाहिए। ये जो इन दो ऑर्गन सिस्टम्स के बीच में बात हुई है ना, इस जी बात को कराने के लिए बेटा रेस्पॉन्सिबल आपका नर्वस सिस्टम है। तो मतलब नर्वस सिस्टम इंटरमीडिएट, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइक करता हूँ, अब मैं आपको जी डायरेक्टली नहीं बता सकता कि मैं आपको लाइक करता हूँ, तो मैं किसी दोस्त को बताऊंगा अरे मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, आप मेरा इन्फॉर्मेशन उसके पास फॉरवर्ड कर दो। तो वो जो इंटरमीडिएट बीच में आ गया ना, जो हमारी बात कर रहा है बीच में बेटा या करा रहा है, उसी को हम कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। और कोऑर्डिनेटर का काम क्या है, हम दोनों को मिला के काम कराना बेटा, ठीक है ना, हमारा इंफॉर्मेशन पास करना। उस इंफॉर्मेशन पैसेजिंग को बेटा हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर जी। आपको कोऑर्डिनेशन याद रखना है, और इन सब समझ का आया मिलाकर बेटा? कोऑर्डिनेशन बनता है। यस सर, सबका मिलाकर अगर आप, बनता है सर। हाँ मतलब अगर आप मेरी बॉडी की बात करो ना, मतलब एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो या एक ह्यूमन की जी बात करो, तो ह्यूमन में तो अलग अलग सिस्टम है ना, जैसे हमने अभी भी देखा ऑर्गन सिस्टम बहुत प्रकार के हैं। और अगर एक भी ऑर्गन सिस्टम बेटा अलग से काम करने लगा ना, हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। इसलिए हमें सारे ऑर्गन्स को मिला के काम कराना पड़ता है, सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के काम करना पड़ता है, या कोऑर्डिनेशन वे में काम कराना पड़ता है। वो कोऑर्डिनेशन वे में उनको रखने के लिए बेटा हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना बच्चा?
जी सर, समझ लिया सर। और बताइए, और बताइए सर। लूज सेल एग्रीगेट, लूज सेल एग्रीगेट मैंने आपको अभी बताया था ना, दिस इज। पहले तो आपने एक काम कर लेना प्लीज, कल जब मेरी क्लास में अटेंड करोगे ना तो अपना नाम लिख के आना। मम्मी पापा ने तो कोई अच्छा नाम रखा होगा ना, रेडमी नोट तो यस नहीं सर। रखा होगा यार, ठीक है? तो नाम अच्छा रख के आना। तो जी सर। लूज सेल एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, रेडमी नोट है, सीपीएस पता नहीं कौन है ये, सीपीएस है, एनोनिमस है, तो हम चार बंदे हैं। हम चार बंदे क्या कर रहे हैं बेटा, हम एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हम सीपीएस स्कूल में काम कर रहे हैं। तो इमेजिन कर लो सीपीएस स्कूल पॉरिफेरा है, सीपीएस स्कूल इज अ पॉरिफेरा बेटा। इस पॉरिफेरा के अंदर चार लोग हैं, तो चार लोग चार सेल्स है बेटा। और ये चारों सेल बेटा किसके लिए काम कर रही है? ये पॉरिफेरा के लिए काम कर रही है। बट चारों सेल्स मिलके काम नहीं कर रही है, चारों सेल्स कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रही है बेटा। तो ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए काम कर रही हो बट मिलके काम नहीं कर रही हो, कोऑर्डिनेशन वे में काम नहीं कर रही हो बेटा, ऐसी सेल को हम सेल एग्रीगेट बोलते हैं, या ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बेटा सेल एग्रीगेट बोलते हैं। लेकिन अगर यही सेल एग्रीगेट बेटा कोऑर्डिनेशन में काम करने लगे तब हम इसको टिश्यू का नाम देते हैं। रेडमी नोट 7 क्लियर हो गया बच्चा? डाउट कि नहीं हुआ? बच्चा समझ आया? यस सर, समझ आया सर। सर प्लीज मेक अस पैनलिस्ट सो दैट वी कैन आस्क, अदरवाइज एज एन अटेंडी वी डोंट। मैं एक बार बेटा, एक बार ना आज सर से बात करके एक बार एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ कि अटेंडी एंड पैनलिस्ट का क्या कंफ्यूजन है। एक बार एक क्लियर हो जाए ना तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ऐड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? हाँ बेटा, टाइम लेट हो गया था बट मैंने आपको बताया टाइम आज ज्यादा क्यों लगा। वॉइस नॉट क्लियर सर। और किसी को कोई डाउट है बच्चा? एनी अदर डाउट्स? सर मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा था सर, एंडोडर्म से लीवर निकलता है, तो ये किस तरह से फॉर्मेशन होता है सर? जब हम इंशाल्लाह, अच्छा मैंने आज आपको नहीं बताया बट थोड़ा सा याद रख लो कि जाइगोट से बनता है बेटा मर्यूला, मर्यूला से बनता है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। मर्यूला से बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से बनता है गैस्टुला। ये मैं हम कल पढ़ेंगे ट्रिप्लोब्लास्ट डिप्लोब्लास्ट में। गैस्टुला के अंदर तीन जर्म लेयर्स होती है बेटा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म बेटा, थ्री डिफरेंट जर्म लेयर्स। एक्टोडर्म बेटा ऐसा जर्म लेयर है जो आपकी एपिडर्मिस को बनाता है, आपकी माउथ की लाइनिंग को बनाता है और आपके नर्वस सिस्टम को बनाता है। मीजोडर्म सेकंड जर्म लेयर है बेटा जिससे आपका स्केलेटन बनता है, मस्कुलर सिस्टम बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। एंड एंडोडर्म बेटा लास्ट वाला सबसे अंदर वाला लेयर होता है जिससे आपकी एपिथेलियल लाइनिंग बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बनती है और आपके ग्लैंड्स बनते हैं और आपका यूरिनरी ब्लैडर बनता है। मतलब शॉर्ट में एक पूरा इंडिविजुअल बनाने के लिए, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए बेटा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में तीन जर्म लेयर्स बनती है और उन्हीं तीन जर्म लेयर से आगे जाके बेटा फिर अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना बच्चा? ये हम कल डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट में पढ़ेंगे। ओके सर। कोऑर्डिनेशन पॉरिफेरा में नहीं, कोऑर्डिनेशन पॉरिफेरा में होता ही नहीं है बेटा, बिकॉज पॉरिफेरा के पास तो नर्वस सिस्टम ही नहीं है ना। नर्वस सिस्टम ही नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कहां से होगा बेटा? इसीलिए सेल एग्रीगेट का नाम देते हैं। रेडमी नोट 7 समझ आया बच्चा? सर यस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, इसमें सर कोऑर्डिनेशन चलता है क्या? नहीं चलता है ना बच्चा। देखो कोऑर्डिनेशन में बेटा एक इंडिविजुअल की हम बात नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं अकेला इंसान हूँ बेटा, मैं अकेला इंसान हूँ धरती पे, ठीक है, और फिर मैं बोल रहा मैंने उसके साथ कोऑर्डिनेट किया, मैंने उसके साथ कोऑर्डिनेट किया, तो ये कोई सेंस बनता है क्या? बिकॉज कोऑर्डिनेशन दो के बीच में हो सकता है ना। जी सर। अगर आप यूनिसेलुलर है तो ऑफकोर्स बेटा उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चा? जी सर। एनी अदर डाउट? और कोई डाउट? रेडमी नोट 7 मैंने आपको आंसर कर दिया शायद, आई होप आपको समझ आ गया। तो कोई और डाउट है बेटा? एनी अदर डाउट्स? क्लास में एंड कर दूं? यस सर। चले, और सजेशन कोई देना चाहते हैं रिगार्डिंग द क्लास ताकि हम कल उसको और ज्यादा बेटर तरीके से मॉडिफाई कर सके? एनी सजेशंस? ओके सर। चलिए ठीक है, तो फिर अब इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मिलेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़, थैंक यू सर। नमस्ते। Okay. बाय। थैंक यू सर।